डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिखाई गई कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी के सभी पात्र, जातियां और घटनाएं बनावटी हैं। यदि ये किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से मिलती है तो इसे मात्र एक संयोग माना जाएगा। वार्निंग, इस कहानी को ज़्यादा सुनने से आपको इसकी लत लग सकती है, इसलिए इसे अपने जोखिम पर और ध्यान से सुनें। क्या आप इस कहानी के अगले एपिसोड्स जल्दी देखना चाहते हैं? तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम अगला पार्ट जल्दी अध्याय 51 नौसिखिया दिग्गज। नौसिखिया दिग्गज नहीं, इससे स्को पर क्या असर पड़ेगा? तुमने ये किससे सुना? मैंने पुनर्जन्म लेने वालों के फोरम पर देखा था। वे कहते थे कि पुनर्जन्म की दुनिया में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए बाहरी मदद नहीं लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अस्थायी प्रतिभाओं का कम से कम उपयोग करना चाहिए। इस वाक्य का पहला हिस्सा सही है। बाहरी मदद पर निर्भर न रहना सही है, लेकिन बाहरी मदद का मतलब अस्थायी प्रतिभाएं नहीं, बल्कि वे अन्य पुनर्जन्म लेने वाले हैं जो शायद तुम्हारे साथ उसी दुनिया में पुनर्जन्म लें। ओह, लेकिन उस पोस्ट पर लाखों लाइक्स थे। फोरम पर अनगिनत पोस्ट हैं और ज़्यादातर लोग तुम्हारे जितने सक्षम नहीं हैं। क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों के अनुभवों पर भरोसा करने की ज़रूरत है? भविष्य में अगर कोई सवाल हो तो सीधे मुझसे पूछो। उन फोरमों पर नौसिखियों की टिप्पणियों पर भरोसा मत करो। आरव शर्मा चुप थे। उन्हें तुरंत उस ज्ञान पर गहरा संदेह हुआ जिसे उन्होंने पहले अपने डिडक्शन सिस्टम के जरिए फिल्टर किया था। कितनी बेकार की जानकारी उन्होंने पहले ही सोख ली थी। उस समय उनकी शारीरिक फिटनेस और डिडक्शन सिस्टम की कार्यक्षमता बहुत खराब थी। सौभाग्य से उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की थी। अब अपने जेनेटिक वॉरियर शरीर के साथ वे जल्द ही उस जानकारी को दोबारा छान सकते थे। इसे सुधारा जा सकता था। हालांकि केयुआन की बातें सुनकर उन्हें अपने अगले पुनर्जन्म के प्रति और अधिक उम्मीदें हो गईं। तब उन्हें क्या करना चाहिए? ये पहला सवाल था। पिछली 2 जिंदगियों को याद करते हुए, पहली में उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर मानव शरीर में सुधार वाली दवाएं बनाई थीं और दूसरी में मार्शल आर्ट्स की तकनीकों को डिड्यूस करके सीमाओं को तोड़ा था। दोनों पुनर्जन्मों का उद्देश्य उनकी सीमाओं को तोड़ना और डिडक्शन सिस्टम की क्षमता के अनुकूल बनना था। लेकिन दोनों ही बार एस जोड़ तो मिला, पर वे सबसे उच्च रेटिंग नहीं थी। इसका मतलब था कि अभी सुधार की काफ़ी गुंजाइश थी। केवल दुनिया की दिशा बदलना ही काफ़ी नहीं था। क्या होगा अगर वे किसी सोने की चम्मच के साथ पैदा हों? इससे उनका विकास का समय काफ़ी बच जाएगा। आरव शर्मा ने तुरंत अस्थायी प्रतिभा का उपयोग करके बदलाव करने के बारे में सोचा। चूंकि उन्हें अब चिंता नहीं थी कि इससे स्को प्रभावित होगा, तो वे अपनी मर्जी से इसका उपयोग कर सकते थे। उनके पास मौजूद 10 लाख पुनर्जन्म अंकों को खर्च करने की जगह जो नहीं थी। इसलिए उन्होंने के युआन से पूछा कि अस्थायी प्रतिभा कहाँ से खरीदें। के युआन ने उन्हें फोरम का एक बिजनेस शकल सुझाया। के युआन के जाने के बाद आरव शर्मा अपने बेडरूम के जकूजी में लेटे हुए उस बिजनेस शकल को मोबाइल पर खोलने लगे। स्क्रीन पर दुकानों के ढेरों आइकन आ गए। उन्होंने 100 अंक खर्च करके एक बाउंटी पोस्ट की। मैं एक नौसिखिया हूं जिसने 2 पुनर्जन्म दुनिया पार की हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जन्म की स्थितियों को बदलने वाली अस्थायी प्रतिभा कहाँ मिलेगी। जैसे ही लोगों ने पोस्ट खोली, उनकी आंखें चमक उठीं। आवेदक की प्रोफाइल पर 2 चमकदार एस रैंक बैज थे। संदेशों की बाढ़ आ गई। धत्तेरे की, यह एक एस जोड़ दिग्गज है। सच में केवल 2 बार पुनर्जन्म। ये तो नौसिखिया दिग्गज है। भाई, एस रैंक से ऊपर के दिग्गज को परेशान मत करो, वे तो पलक झपकते ही जान ले सकते हैं। माँ ने पूछा कि मैं घुटनों के बल बैठकर फोरम क्यों चला रहा हूँ। आरव शर्मा, क्या आप बता सकते हैं कि एस ग्रेड कैसे प्राप्त करें? आरव शर्मा ने इन फालतू जवाबों को देखकर सिर हिलाया और अकाउंट को केवल दोस्तों के लिए सेट कर दिया। थोड़ी देर बाद लोग इसे मजाक समझकर शांत हो गए और फिर असली सिफारिशें आने लगीं। आरव शर्मा ने उन्हें छांटा, लेकिन सब बेकार थे। अंत में उन्होंने लिखा कि उन्हें अंकों की कमी नहीं है, बस अच्छी चीज़ें बताएं। इस बार उन लोगों ने सोचना शुरू किया, क्या एक नौसिखिया जिसने केवल 2 बार पुनर्जन्म लिया हो, उसे अंकों की कमी नहीं है? ये तो पक्का दिग्गज है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ लोग अभी भी इसे झूठ मान रहे थे और कह रहे थे कि अगर दम है तो जानकारी उजागर करो। आरव शर्मा चुप थे। उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उनके चुप रहने से बहस और तेज हो गई। आखिरकार ये पोस्ट फोरम के एडमिनिस्ट्रेटर की नज़र में आ गई। जब एडमिन ने प्रोफाइल खोलकर 2 चमकते एस बैज देखे तो वह स्तब्ध रह गया। वह, क्या ये 2 एस रैंक वाला एक नौसिखिया है? अध्याय 52 शिष्य बनाने की होड़ दिग्गज चैटिंग ग्रुप। एस रैंक कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आसानी से मिल जाए। सामान्य परिस्थितियों में यदि कोई अपने शुरुआती 10 पुनर्जन्मों में एस रैंक प्राप्त कर ले तो उसे पुनर्जन्म लेने वालों के बीच सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आरव शर्मा जैसे नौसिखिए जिसने अपने पहले 2 पुनर्जन्मों में ही एस रैंक हासिल कर ली, उसमें निश्चित रूप से असाधारण क्षमता थी। क्या उसे अपने साथ जोड़ना चाहिए?
एडमिनिस्ट्रेटर ने इसे आवश्यक समझा और इसे निजी चैटिंग ग्रुप में चर्चा के लिए डाल दिया। प्रथम पीढ़ी के पुनर्जन्म दिग्गज। भाइयों, मैंने फोरम पर एक बहुत अच्छा यूजर देखा है। क्या ख्याल है? तस्वीर। जैसे ही आरव शर्मा की पर्सनल प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट शेयर हुआ, तुरंत प्रतिक्रिया आई। 100 पुनर्जन्मों वाला दिग्गज। ओहो, 2S रैंक बैज। बुरा नहीं है, ये छोटे दायरे में मास्टर टाइटल पाने के लिए काफ़ी है। मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? प्रथम पीढ़ी के दिग्गज। पुनर्जन्मों की संख्या देखो। 100 पुनर्जन्मों वाला दिग्गज। धत। सिर्फ 2 बार पुनर्जन्म। ये किस एसोसिएशन के परिवार का वारिस है? इतना खूंखार। प्रथम पीढ़ी के दिग्गज। मैंने जांच की है। हे, उपनाम वाला कोई बड़ा परिवार नहीं है। उनका परिवार शायद मध्यम वर्गीय है। 100 पुनर्जन्मों वाला दिग्गज। धत। क्या मजाक कर रहे हो? ये तो मैंने तब जो किया था उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। प्रथम पीढ़ी के दिग्गज। क्या दंग रह गए? हाँ, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे भी यकीन नहीं होता। इसके बाद कुछ देर सन्नाटा रहा। जिससे वे बात कर रहे थे वह स्वयं एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभाशाली पुनर्जन्म लेने वाला था। अपने पहले पुनर्जन्म में अत्यंत कठिन दुनिया में उसने बी रैंक हासिल की थी, जिसे एसोसिएशन ने अपवाद मानकर पास किया था। दूसरे पुनर्जन्म में उसने ए प्राप्त किया और उसके बाद वह SS रैंक पाने वाला पहला व्यक्ति बना। लेकिन ऐसे अद्भुत रिकॉर्ड के बावजूद आरव शर्मा के आंकड़े उससे भी बेहतर थे। 2 बार में ही S और S जोड़। ये डरावना था। युवा पीढ़ी का ये स्तर देखकर प्रथम पीढ़ी के दिग्गज को लगा कि वे समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। तभी एक और व्यक्ति सामने आया। उत्तर दिशा के उपाध्यक्ष। ये पौधा बुरा नहीं है। क्या तुम्हें पता है वह कहाँ रहता है? प्रथम पीढ़ी के दिग्गज ने हैरान होकर भौहें ऊपर उठाईं। ये व्यक्ति वह था जो ग्रह के लगभग आधे संसाधनों को नियंत्रित करता था। यदि उसे रुचि है तो इसका मतलब है कि आरव शर्मा की प्रतिभा वास्तव में चौंकाने वाली है। 100 पुनर्जन्मों वाला दिग्गज। क्या? ओल्ड दाव, क्या तुम फिर से एक शिष्य लेने की सोच रहे हो? उत्तर दिशा के उपाध्यक्ष। हाँ, यह विचार है। एक नया ग्रेजुएट जो लगातार S रैंक ला सके दुर्लभ है। मैं उसे हाथ से नहीं जाने दे सकता। क्यों? क्या तुम भी उसे अपना शिष्य बनाना चाहते हो? 100 पुनर्जन्मों वाला दिग्गज। मैं चाहता तो हूँ, लेकिन इस लड़के के आंकड़े डरावने हैं। 2 पुनर्जन्म और ये शायद मुझे भी पीछे छोड़ देगा। मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। उत्तर दिशा के उपाध्यक्ष। प्रथम पीढ़ी के दिग्गज। मुझे उसका पता भेजो। प्रथम पीढ़ी के दिग्गज। अगर मुझे पता होता तो मैं ग्रुप में पोस्ट क्यों करता? क्या मैं तुम्हें मौका देता? और ओल्ड दाव, तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या तुम खुद नहीं पता लगा सकते? उत्तर दिशा के उपाध्यक्ष। मैंने जांचा नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह उत्तर दिशा का पुनर्जन्म लेने वाला है। यहाँ के छात्रों का उच्चतम ग्रेड केवल A+ है। अगर S होता तो मुझे तुरंत पता चल जाता। प्रथम पीढ़ी के दिग्गज थोड़े हैरान थे। क्या ये बैच इतना कमजोर है? एक भी S नहीं। उत्तर दिशा के उपाध्यक्ष। हमेशा ऐसा ही होता है। क्या तुम्हें लगता है सब तुम्हारी तरह हैं? उच्च ग्रेड आसानी से नहीं मिलते। अवसर, नींव और क्षमता सब जरूरी है। 100 पुनर्जन्मों वाला दिग्गज। बिल्कुल। सब तुम्हारी तरह नहीं होते। कहना आसान है। प्रथम पीढ़ी के दिग्गज। धत। तुमने अतीत में ऐसा बहुत कहा है। 100 पुनर्जन्मों वाला दिग्गज। छोड़ो, क्या अतीत में आरव शर्मा जैसा प्रतिभाशाली कोई व्यक्ति था? प्रथम पीढ़ी के दिग्गज। रहने दो, बहस करने की इच्छा नहीं है। ओल्ड दाव, मुझे आरव शर्मा की जानकारी चेक करने में मदद करो। मैं नहीं निकाल पा रहा, शायद एन्क्रिप्टेड है। उत्तर दिशा के उपाध्यक्ष। हे। प्रथम पीढ़ी के दिग्गज। हे का क्या मतलब है? 100 पुनर्जन्मों वाला दिग्गज। हे का मतलब है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। ओल्ड दाव शिष्य लेने की योजना बना रहे हैं, वे तुम्हें मौका क्यों देंगे? प्रथम पीढ़ी के दिग्गज। हमें निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। उत्तर दिशा के उपाध्यक्ष। जो व्यक्ति पता तक नहीं निकाल सकता वह मेरे साथ प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं है। प्रथम पीढ़ी के दिग्गज। धत। तभी दक्षिणी संघ कॉलेज के लुकिंग फेंग ने बात संभाली। वरिष्ठों, मैं इस आरव शर्मा को जानता हूँ। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? सबके कान खड़े हो गए। लुकिंग फेंग। मैंने सुना है कि वह झुग्गियों से निकला है। उसने अपने पहले पुनर्जन्म में कोई अस्थायी प्रतिभा नहीं ली थी और फिर भी S रैंक पाए। उनके व्यक्तित्व को देखकर मुझे नहीं लगता कि वह चापलूसी करने वाला व्यक्ति है। अगर आप दोनों इस तरह शिष्य बनाने के लिए पीछे पड़ेंगे तो मुझे डर है कि वह इनकार कर देगा। प्रथम पीढ़ी के दिग्गज। तो बताओ, तुम्हारे पास क्या विचार है? लुकिंग फेंग। वह बहुत शक्तिशाली है और उसके अपने विचार हैं। मेरी राय में मैं पहले उसे एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में खींच सकता हूँ। एक दूसरे को बेहतर जानने के बाद हम शिष्य बनाने की बात कर सकते हैं। ब्लेड डेमन लिटिल सेवन। ओहो, हमारे महान तलवारबाज लू का किसी की तारीफ करना दुर्लभ है। लगता है आरव शर्मा वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन मुझे याद है जब वह पहली बार एडमिन ग्रुप में आया था तो किसी ने उसे बहुत रोका था।
लू किंगफेंग, तुम्हारा चरित्र शरारती है। मुझे नहीं लगता कि तुम अभी तक सुधरे हो। ब्लेड डेमन, लू किंगफेंग, मैंने तुम्हें इज्जत दी है, क्या तुमने नहीं देखी? बाहर आओ और लड़ो। लू किंगफेंग, मुझे अपने हारे हुए प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, यह उबाऊ है। अब ब्लेड डेमन को गुस्सा आया। उसने लू पर आरोप लगाया कि वह आरव शर्मा को अपने एसोसिएशन में खींचने की चाल चल रहा है। इस बात पर बहस गर्मा गई और अब अन्य दिग्गज भी शांत नहीं बैठ सकते थे। अध्याय 53 पुनर्जन्म फोरम के एडमिनिस्ट्रेटर ब्लेड डेमन लिटिल सेवन और स्वॉर्ड मास्टर लू किंगफेंग कौन थे? पहले वाले के बारे में तो पाठ्य पुस्तकों में लिखा था। तलवारबाजी की तकनीकों में उनकी महारत असाधारण थी। अगर वे खुद को दूसरे नंबर पर कहते तो कोई भी नंबर 1 होने का दावा नहीं करता था। वे सामान्य व्यक्ति बनकर भी अपनी तकनीक के दम पर दिग्गजों को हरा सकते थे। लू किंगफेंग भी कम नहीं थे। उन्होंने तलवार के बिना तलवार के रहस्यमयी दायरे में प्रवेश कर लिया था। वे कम उम्र में ही यूनियन कॉलेज के अध्यक्ष बन गए थे और दक्षिण के करोड़ों छात्रों की जानकारी उनके पास थी। जो छात्र प्रतिभाशाली थे लेकिन उच्च कठिनाई वाली दुनिया के कारण फेल हो गए थे, उन्हें लू किंगफेंग एक और मौका देते थे। इन दोनों में एक सामर्थ्य थी, एक गुरु के रूप में। लेकिन ग्रुप के अन्य दिग्गज जैसे इन्हें ब्लिंक ऑफ एन आई या 100 पुनर्जन्मों वाला दिग्गज किसी एक चीज में विशेषज्ञ नहीं थे, इसलिए वे सिखाने में असमर्थ थे। वे केवल संसाधन दे सकते थे, लेकिन वास्तविक अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। आखिरकार दिग्गजों ने आरव शर्मा को ग्रुप में आमंत्रित करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने डेटा देखा, पहला पुनर्जन्म एस, दूसरा एस जोड़। ये पैनल दुनिया भर में अद्वितीय था। आरव शर्मा को यह निमंत्रण मिला। प्रथम पीढ़ी के पुनर्जन्म दिग्गज आपको फर्स्ट जनरेशन सीक्रेट बेस ग्रुप चैट में आमंत्रित करते हैं। क्या आप स्वीकार करते हैं? हम, आरव शर्मा ने भौहें सिकोड़ी। यह क्या अजीब नाम है। उन्होंने सोचा शायद ये कोई अश्लील मूवी बेचने वाला ग्रुप है, लेकिन जब उन्होंने प्रथम पीढ़ी के दिग्गज की प्रोफाइल देखी तो उनके होश उड़ गए। 200 से अधिक पुनर्जन्म, पूरी की पूरी पेज एस रैंक से भरी हुई। ये तो एक बहुत बड़ा दिग्गज था। आरव ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ग्रुप में शामिल होते ही एक संदेश आया, आपको फोरम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में प्रमोट किया गया है। ग्रुप में संदेशों की झड़ी लग गई। लू किंगफेंग, भाई आरव, आप मुझे जानते होंगे। कल इमोर्टल रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मेरी छोटी बहन ने भी हाल ही में मार्शल आर्ट्स की दुनिया में पुनर्जन्म लिया है, उसे आपसे कुछ सीखना है। ब्लेड डेमन लिटिल सेवन, लू किंगफेंग, तुम तो अपनी सगी बहन को भी आगे कर रहे हो। मैं अकेला हूँ, मेरे पास किसी को ऑफर करने के लिए नहीं है। भाई आरव, अब आप हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं, आते रहिएगा। मैं आपको स्थानीय खासियतें और ऐसे स्पा भेजूंगा जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। प्रथम पीढ़ी के दिग्गज आरव, छोटे दोस्त है, स्वागत है। तुम्हारी प्रोफाइल फोटो काफी हैंडसम है। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं है तो मैं तुम्हें 1-2 दर्जन लड़कियों से मिलवा सकता हूँ। कम लगे तो बताओ। उत्तर दिशा के उपाध्यक्ष, हे, तुम साल में कितनी बार जवान लड़कियों से मिल पाते हो? मुझे लगता है वे सब बूढ़ी आंटियां होंगी। तभी रोज नाम की प्रोफाइल से एक वॉयस मैसेज आया, ओल्ड दाओ, क्या तुम्हें मरने की जल्दी है? आवाज ठंडी लेकिन मनमोहक थी, एक बड़ी बहन के रोब के साथ, लेकिन धमकी साफ थी। सब कांप उठे। रोज का स्वभाव बहुत कठोर था और कोई भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था, वीपी भी नहीं। वीपी आरव, छोटे दोस्त, हम संपर्क नंबर जोड़ते हैं। मैं तुम्हें पुनर्जन्म संघ के मुख्यालय ले जाऊंगा। सपोर्ट डिपार्टमेंट की लड़कियां सब सिंगल हैं, सुंदर हैं। अगर कोई पसंद आए तो बेझिझक पीछे पड़ना। अगर यकीन न हो तो मैं सेटिंग करवा दूंगा। आरव शर्मा थोड़े भ्रमित थे। यह एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप है या मैरिज ब्यूरो? सब उन्हें लड़कियां इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और एक तो उन्हें वेश्यालय ले जाने की बात कर रहा था। ये सब बड़े दिग्गज हैं या कोई असामाजिक तत्व? ये सब इतना अजीब क्यों था? अध्याय 54 विशेष वस्तु, गोल्डन स्पून। तभी किसी ने अचानक उन्हें वॉयस चैट का आमंत्रण भेजा। ये वही महिला थी जिसकी प्रोफाइल पर गुलाब का चित्र था। कॉल उठाते ही वह आकर्षक और कुलीन आवाज सुनाई दी, आरव शर्मा, आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं, सिस्टर? दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा, जैसे वह इस संबोधन से चौंक गई हो। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, ग्रुप में ये लोग जो कुछ भी कहें उन पर ध्यान मत देना। अगर कोई समस्या हो तो उसे मुझ पर छोड़ देना। क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? आरव शर्मा हैरान थे। उनमें से कुछ तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, कुछ तुम्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। बेसिकली जो लोग अभी पुनर्जन्म की दुनिया में नहीं हैं, उन सब की यही मंशा है। मुझे समझ नहीं आया। ये तो अच्छी बात है, मुझे उन पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए? तुम मेरी अकादमी से हो। अगर वे शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें पहले मुझसे अनुमति लेनी होगी। मैं समझ गया, आरव शर्मा ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, तो आपका क्या इरादा है, सिस्टर? क्या आप मुझे शिष्य बनाना चाहती हैं या खुद जोड़ना चाहती हैं? तुम्हें क्या लगता है
मुझे नहीं पता। एक महिला का दिल समुद्र के तल में सुई ढूंढने जैसा है, उसे समझना नामुमकिन है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि यह सुनकर मुझे गुस्सा आएगा? आरव शर्मा हंसे। जो लड़कियां ज्यादा गुस्सा करती हैं उन्हें एंडोक्राइन विकार हो जाते हैं। वे सुंदर नहीं लगती। आपकी प्रोफाइल की तस्वीरों को देखकर आप निश्चित रूप से एक महान सुंदरी हैं, इसलिए आप इस बात पर गुस्सा नहीं होंगी। क्या तुम हमेशा से इतने सीधे रहे हो? हाँ। क्यों, कुछ गलत है क्या? नहीं, कुछ नहीं। रोज ने एक ठंडी सांस ली, जैसे उनका मन थोड़ा विचलित हो गया हो, लेकिन उन्होंने अपना शांत स्वर बनाए रखा। भविष्य में अगर कुछ हल न हो सके तो मुझे प्राइवेट मैसेज कर देना, मैं देख लूंगी। आरव शर्मा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत डिडक्शन सिस्टम का उपयोग करके इस जानकारी की विश्वसनीयता की जांच की। परिणाम ने पुष्टि की कि यह महिला वास्तव में सदर्न यूनियन कॉलेज की डीन है। आरव ने समझ लिया कि वह उन्हें उन दिग्गजों से बचाना चाहती हैं। लेकिन आरव शर्मा अब भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनमें ऐसा क्या खास था कि इतने बड़े बड़े दिग्गज उन्हें छीनने के लिए लड़ रहे थे। आरव ने इसके पीछे के कारणों में जाने के बजाय एक जरूरी काम करना चाहा, अपने अगले पुनर्जन्म के लिए एक बेहतर पृष्ठभूमि खरीदने का साधन ढूंढना। रोज ने उन्हें दुकान का नाम बता दिया और फोन रख दिया। कितनी ठंडी और सुरुचिपूर्ण सिस्टर हैं। आरव मुस्कुराए। उन्हें दिग्गजों के बीच इस प्रतिस्पर्धा से कोई समस्या नहीं थी। उन्हें न तो झुकना था और न ही विरोध करना। संतुलन बनाए रखना ही उन्हें अनंत लाभ दिलाएगा। और रोज का ढाल बनकर सामने आना तो सोने पर सुहागा था। आरव शर्मा ने रोज द्वारा बताई गई दुकान ब्राउज करना शुरू किया। एडमिनिस्ट्रेटर बैच के कारण चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यक्ति ने तुरंत उनसे संपर्क किया। आरव ने पूछा, पुनर्जन्म दुनिया में किसी व्यक्ति की बुनियादी पृष्ठभूमि बढ़ाने वाले उपकरण और अस्थायी प्रतिभाएं चाहिए। सामने वाले व्यक्ति ने उन्हें कुछ विकल्प भेजे। धनी परिवार में जन्म लेने की गारंटी, जीवन पृष्ठभूमि रैंडम मशीन, 3 यादृच्छिक पृष्ठभूमि में से एक का चयन, लकी स्ट्राइक, सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। गोल्डन स्पून, अगले पुनर्जन्म में एक कुलीन परिवार में जन्म लेने की गारंटी। विवरण देखने के बाद गोल्डन स्पून आरव की उम्मीदों के अनुसार था। रैंडम मशीन बहुत अनिश्चित थी और 100,000 अंक बर्बाद होने का जोखिम था। गोल्डन स्पून सबसे स्थिर था। आरव शर्मा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या गोल्डन स्पून से बेहतर कुछ है? सर, यह आइटम डिस्काउंट के बाद भी 800,000 अंक का है। क्या आप निश्चित हैं? मैं निश्चित हूँ, आरव शर्मा ने दांत पीसते हुए कहा। जोखिम लिए बिना जीत नहीं मिल सकती। अगर वे इसे इस्तेमाल करके एसएस रैंक तक पहुंच सके तो बाद की कमाई कहीं ज़्यादा होगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का व्यक्ति थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ और फिर बोला, सर, अभी गोल्डन स्पून का एक सुप्रीम वर्जन है, लेकिन वह किसी और ने रिजर्व कर लिया है। साधारण और सुप्रीम में बस इतना फर्क है कि सुप्रीम वर्जन में लाड़ प्यार मिलने का अतिरिक्त लाभ भी है। आरव शर्मा ने ठंडी सांस ली। कोई बात नहीं, मैं साधारण गोल्डन स्पून ही ले लेता हूँ। उन्होंने तुरंत भुगतान किया और आइटम खरीद लिया। अध्याय 55 मास्टर, कृपया समय लें। तभी फोरम पर एक बैनर सूचना पॉपअप हुई। नए यूजर आरव शर्मा को फोरम एडमिनिस्ट्रेटर बनने पर बधाई। आरव शर्मा ने एडमिन ग्रुप पर एक नज़र डाली। ये प्रथम पीढ़ी के दिग्गज की चाल थी जो नए एडमिन की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। फोरम पर बरसों से पसीना बहाने वाले पुराने सदस्य ये देखकर भड़क गए। वे सालों से एडमिन बनने का सपना देख रहे थे और एक अनजान बच्चा अचानक ये पद छीन ले गया। जलन ने लोगों को अंधा बना दिया था। फोरम पर आरव शर्मा के खिलाफ अपमानजनक और विद्रोही पोस्टों की बाढ़ आ गई। एक वरिष्ठ सदस्य ने तो आरव को सीधे मैसेज भेजकर गाली गलौज करने का फैसला किया। उसने 10 मिनट तक एक लंबा निबंध लिखा और एंटर दबा दिया। मैसेज भेजने के बाद वह जवाब का इंतजार करने लगा। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसे लगा शायद आरव ऑनलाइन नहीं है। उसने आरव की प्रोफाइल चेक की और उसे जो दिखा उससे उसके होश उड़ गए। प्रोफाइल सुनहरी चमक रही थी, 2 शानदार एस और एस जोड़ रैंक वाले बैज। उसके पसीने छूट गए। ये तो दिग्गज है। 2 बार पुनर्जन्म और एस रैंक से ऊपर। उसने घबराकर तुरंत अपने सारे अपमानजनक मैसेज डिलीट करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियों की गति किसी अनुभवी खिलाड़ी जैसी थी, लेकिन देर हो चुकी थी। शुरुआत के कुछ मैसेज डिलीट नहीं हुए। आरव शर्मा ने जब अपना इनबॉक्स खोला तो वे हैरान रह गए। पहले कुछ मैसेज थे, बच्चे ध्यान से सुन, मुझे किसी से डर नहीं लगता। फिर दर्जनों मैसेज थे, दूसरे यूजर ने मैसेज हटा लिया है। आरव शर्मा ने डिडक्शन सिस्टम का उपयोग किया और तुरंत सच जान लिया, तो तुम मुझे गाली दे रहे थे। और फिर डर कर हटा दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए सोचा कि क्या हुआ होगा। आरव शर्मा ने महसूस किया कि उनके प्रति ईर्ष्या करने वालों की कमी नहीं है। अब उन्हें अपने माता पिता के घर की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। उन्होंने तय किया कि उन्हें निजी सुरक्षा गार्डों की एक टीम चाहिए और सुरक्षा के लिए फोरम से ही लोगों को भर्ती करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
फिलहाल इसे कल पर छोड़ते हुए उन्होंने टैबलेट नीचे रखा और नहाने के बाद तौलिए के लिए मुड़े। तभी जियांग वेन्यू उनके सामने दौड़ती हुई आई। उसने एक बेहद सेक्सी बनी गर्ल कॉस्ट्यूम पहन रखा था। वह उनके लिए तौलिया और प्रसाधन सामग्री लेकर आई थी। उसने अपनी बॉडी को थोड़ा झुकाते हुए आरव को मोहक नज़रों से देखते हुए कहा, मास्टर कृपया समय लें। अध्याय 56। मुझे लगता है सुरक्षा बढ़ाना बेहतर है। आरव शर्मा की नज़रें जियांग वेन्यू की सुडौल छाती पर पड़ीं। उन्हें अपने भीतर एक आदिम इच्छा महसूस हुई। उन्होंने तौलिया खींचकर अपना शरीर ढका और भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियांग वेन्यू ने आज्ञाकारी भाव से जवाब दिया, मैंने सुना है मास्टर को एस जोड़ रेटिंग मिली है, तो मैं आपकी नहाने और कपड़े बदलने में मदद करने आई हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? मास्टर की पर्सनल मेड होने के नाते मुझे मास्टर के पुनर्जन्म पर नज़र रखनी ही पड़ती है, उसने बेबाकी से कहा। आरव शर्मा ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। जियांग वेन्यू एक अभिमानी महिला थी। वह या तो कोई साजिश कर रही थी या उसे कोई अनुरोध था। चूंकि उनकी स्थिति में बहुत अंतर था, इसलिए साजिश की संभावना कम थी। जियांग वेन्यू ने मुस्कुराते हुए उन्हें पास के आलीशान मैट पर धकेला और उनके कंधों की मालिश करने लगी। उनकी उंगलियां आरव के सीने पर घूम रही थीं, जिससे उनके भीतर बिजली सी दौड़ गई। आरव शर्मा ने उसका हाथ पकड़ा और कठोर लहजे में चेतावनी दी, जियांग वेन्यू, तुम आग से खेल रही हो। लेकिन जियांग वेन्यू ने चुनौती भरी नज़रों से उनकी ओर देखा, जैसे कह रही हो, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। आरव ने उसे जमीन पर धकेला। वे दोनों गले मिलकर मखमली कालीन पर लुढ़के। जब वे स्थिर हुए तो आरव ने उसे अपनी बाहों में लिया। जियांग वेन्यू ने प्रतिरोध नहीं किया, बस उन्हें एक अजीब नज़र से देखती रही, जिसमें आश्चर्य, संतुष्टि और दबी हुई घृणा थी। सांसें भारी हो गईं। कमरे की मध्यम रोशनी जियांग के सुंदर चेहरे पर पड़ रही थी। आरव शर्मा का दिल भी पिघल गया और उन्होंने उसे गहराई से चूम लिया। अभी भी पछताने का मौका है, आरव ने उसके कान में फुसफुसाया। जियांग वेन्यू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी अनुभवहीन हरकतों से प्रतिक्रिया दी। आरव ने उसके कपड़े हटा दिए। जियांग का शरीर तना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे आरव के कोमल स्पर्श से वह पिघलने लगी। जब आरव ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो जियांग ने अनजाने में उनका हाथ रोक लिया। आरव हंसे और व्यंग्य से बोले, क्या तुम मेरा इस्तेमाल करके ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचना चाहती थी? क्या अब पीछे हट रही हो? जियांग की आंखों में संघर्ष था, लेकिन अंत में उसने अपना हाथ हटा लिया। आरव ने उसे ऊपर उठाया और उसे अपने साथ जोड़ लिया। जियांग ने शर्म और क्रोध से अपना चेहरा मोड़ लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी असंतुष्टि भी थी। आरव शर्मा ने अचानक अपना तरीका बदला। उन्होंने उसे और गहराई से सहलाना शुरू किया। जियांग वेन्यू ने एक गहरी सांस ली। आनंद की लहरें उसे बादलों में ले जाने लगीं। जब वह अब और सहन नहीं कर पाई तो उसने हार मान ली। तभी चरम क्षण के पास पहुंचकर आरव शर्मा ने अचानक कान में फुसफुसाया, क्या तुम सुरक्षा बढ़ाना चाहती हो? सुरक्षा बढ़ाना पर आरव ने थोड़ा जोर दिया। जियांग वेन्यू, जो नशे में चूर थी, उसने बिना सोचे समझे कहा, हाँ मैं चाहती हूँ। मैं भी सुरक्षा बढ़ाना चाहता हूँ। इतने बड़े घर की रक्षा के लिए पुनर्जन्म लेने वाले गार्ड्स कैसे काफ़ी हो सकते हैं? कौन जानता था कि आरव उसकी प्रार्थना को अनसुना कर देंगे। वे अचानक सीधे खड़े हो गए और गंभीरता से बोले, अरे भाई के से सुरक्षा गार्ड मांगना ठीक नहीं है। खुद ही कोई रास्ता सोचना बेहतर होगा। जियांग वेन्यू के तो आंसू निकल आए। मैंने तो कहा कि मुझे चाहिए। तुम अचानक सुरक्षा की बात क्यों करने लगे? वह हताश होकर आरव का हाथ खींचते हुए धीमी आवाज में बोली, क्या हम सुरक्षा के बारे में कल बात कर सकते हैं? हम पहले। आरव शर्मा मुस्कुराए, हे हमेशा मुझे लुभाने की कोशिश करती हो। अब पता चला न कि मुझे कैसा महसूस होता है। वे खड़े हुए, अपना बाथरोब पहना और बाहर निकल गए। पीछे मुड़कर बस एक ही वाक्य बोला, इसे सह लो या खुद ही समाधान कर लो। चिंता मत करो, मैं झांकूंगा नहीं। जियांग वेन्यू स्तब्ध रह गई। अध्याय 57। तीसरा पुनर्जन्म, शुरुआती दौर की दुनिया। उसे वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था। आरव शर्मा इस समय भाग खड़े हुए। क्यों? क्या वह दिखने में बुरी थी? वह पूरी तरह नग्न थी और उन्हें कोई परवाह नहीं थी। धत, क्या वह मर्द भी है? जियांग वेन्यू की छाती गुस्से में फूल रही थी। उसने खुद को थोड़ा शांत किया और उठने की हिम्मत जुटाई। उस दौरान आरव शर्मा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बेडरूम शांत था, यहाँ तक कि लाइटें भी कम कर दी गई थीं, मानो उसे पूरी तरह भुला दिया गया हो। जब वह कपड़े पहनकर बाहर निकली तो उसने आरव शर्मा को सोते हुए पाया। हरामी, जियांग वेन्यू ने गुस्से में दांत पीसे। उसके मन में एक अजीब विचार आया, क्यों न अभी फायदा उठाकर उसे रिझा लिया जाए। अगर चावल पक गए तो शायद वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। क्या पता उसे भी पुनर्जन्म का दूसरा मौका मिल जाए। लेकिन अंत में उसके आत्मसम्मान ने उसे रोक दिया। वह गुस्से में बाहर निकल गई। उसके दरवाजे बंद करने की आवाज़ सुनकर आरव शर्मा ने अपनी आंखें खोलीं। वे जानते थे कि वह अभी गई है। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अगर जियांग
जिद करती तो आरव मना नहीं करते, लेकिन वे उसे अपनी महिला नहीं मानते। यह उनके लिए एक लेन देन जैसा था और आरव कभी ऐसे मूर्ख नहीं थे जो जिम्मेदारी के नाम पर ब्लैकमेल हो जाएं। यही कारण था कि वे अपनी इच्छाओं को दबा पाए। उन्हें उम्मीद थी कि जियांग अब समझ जाएगी कि शरीर से खरीदी गई चीजें लंबे समय तक नहीं टिकतीं। अगले दिन आरव दोपहर तक सोए। जियांग वेन्यू ने उन्हें नाश्ता परोसा। इस बार उसने शालीन कपड़े पहने थे। खाने के बाद आरव ने फोरम पर सुरक्षा के लिए विज्ञापन निकाला। जैसा कि उम्मीद थी, रोज और अन्य एडमिनिस्ट्रेटर ने आरव की प्रतिष्ठा के लिए काम कर दिया था, जिससे सारे नकारात्मक पोस्ट गायब हो गए और भर्ती का काम आसान हो गया। चंद घंटों में हजारों आवेदन आ गए। आरव ने एक कठिन परीक्षा पत्र बनाया ताकि वे केवल अनुशासित और योग्य लोगों को ही चुन सकें। डिडक्शन सिस्टम की मदद से उन्होंने आधे दिन में 70 पुनर्जन्म लेने वाले गार्ड्स चुन लिए। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद आरव शर्मा ने अपने तीसरे पुनर्जन्म की शुरुआत की। पुनर्जन्म का लक्ष्य मिल गया, अस्थायी प्रतिभा का उपयोग किया गया, दुनिया की कठिनाई को समायोजित किया गया, कनेक्शन सफल। आप जिस दुनिया में जा रहे हैं वह है आध्यात्मिक ऊर्जा की पुनरावृत्ति। क्या आप पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं, गोल्डन स्पून का उपयोग करें। आइटम का उपयोग किया गया। आपकी जन्म की पृष्ठभूमि को अपडेट किया जा रहा है, समायोजन पूर्ण। आप एक राजवंश के राजकुमार बनेंगे। शायद ये कम शक्ति वाली दुनिया है जहां सामंती व्यवस्था अभी खत्म नहीं हुई है। तब तो मैं एक और रिकॉर्ड तोड़ूंगा और एसएस रैंक हासिल करने की कोशिश करूंगा। आरव शर्मा ने मंत्र जपा, रैंडम स्वर्गीय दाव के नियम का उपयोग करें। रैंडम स्वर्गीय दाव का उपयोग किया गया। बधाई हो, आपको हजारों स्वर्ण गए और वापस लौटे का आशीर्वाद मिला है। ओह, कर्म का नियम। उन्होंने ऐसा कुछ पहले नहीं सुना था। उन्होंने परिचय पढ़ा, आप जो कुछ भी खर्च करेंगे आपको उसका यादृच्छिक गुना वापस मिल जाएगा। दिलचस्प। पुनर्जन्म शुरू करो। उन्हें नए संसार में जाने की जल्दी थी। चमकती रोशनी के साथ उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो वे एक जर्जर शहर में थे। सड़कें अस्त व्यस्त थीं, हर जगह कचरा पड़ा था, रास्ते संकरे थे और हवा में मल और सड़ती लाशों की घृणित बदबू आ रही थी। आरव शर्मा ने भौहें सिकोड़ीं। क्या वे राजकुमार के रूप में पुनर्जन्म नहीं लेने वाले थे? यह नरक जैसी जगह क्या है? अध्याय 58 जागृत लोगों की दुनिया। पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें। आरव शर्मा ने अपने मन में फुसफुसाया। अगले ही पल पुनर्जन्म सील ने प्रतिक्रिया दी और उनके दिमाग में एक पारदर्शी पैनल उभर आया। आरव शर्मा ने धैर्यपूर्वक उसे पढ़ना शुरू किया। संक्षेप में, ये दुनिया पिछली वाली से बिल्कुल अलग थी। मूल रूप से यह पृथ्वी जैसी ही थी जहां कोई शक्ति प्रणाली नहीं थी। लोग साधारण थे, मार्शल आर्ट्स का नामो निशान नहीं था। केवल सेना ही युद्ध कर सकती थी, वह भी बेहद पिछड़े हथियारों के साथ। लोग एक आदिम युग में जी रहे थे जहां एक सम्राट का शासन था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ज्वालामुखी फटने लगे, भूकंप और सुनामी का तांता लग गया। जब सबको लगा कि दुनिया खत्म होने वाली है तो ये आपदाएं अचानक थम गईं। इसके बदले में दुनिया में ऐसी तेज हवाएं चली जो आधे साल तक रुकी ही नहीं। हवाओं के थमने के बाद जमीन में एक अभूतपूर्व जीवन शक्ति का संचार हुआ। पौधे इतने कठोर हो गए कि सामान्य दरांती से भी नहीं करते थे। जानवरों की ताकत भी कई गुना बढ़ गई। मानव समाज में भी बदलाव आया। पहले जो 200 पाउंड का वजन उठा ले वह हरक्यूलिस कहलाता था, लेकिन अब 10 साल का बच्चा भी आसानी से 100 पाउंड उठा सकता था। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद 1000 पाउंड उठाना भी असंभव नहीं था। इन तेज हवाओं ने एक नई चीज ला दी थी, आध्यात्मिक ऊर्जा। आध्यात्मिक ऊर्जा जादुई थी। हालांकि वह दिखाई नहीं देती थी, लेकिन एक गहरी सांस लेने पर व्यक्ति ताजगी और स्पष्टता महसूस करता था। इसी दौरान दुनिया भर में ऐसे लोग सामने आए जो जादुई और शक्तिशाली शक्तियों को नियंत्रित कर सकते थे। वे खुद को सुधारने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने या बचाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे। साधारण हथियार अब उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते थे। ऐसे लोगों को जागृत कहा गया। इन जागृत लोगों ने आध्यात्मिक ऊर्जा की रिकवरी का पहला लाभ उठाया और पूरी मानव जाति में शीर्ष लड़ाकू शक्ति बन गए। अपनी ताकत के नशे में उनके महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं। वे अब किसी के अधीन नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने पुराने राजवंश को उखाड़ फेंका और अपनी दुनिया बना ली। एक नए युग की शुरुआत हुई थी। जागृत लोग है ना। आरव शर्मा ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींचीं। अपने शरीर में दौड़ रही शक्ति को महसूस करते हुए वे गहरी सोच में डूब गए। वे इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा 10 वर्षों से पोषित हो रहे थे, इसलिए उनका शरीर मार्शल आर्ट्स की दुनिया से कमजोर नहीं था। लेकिन यहाँ के जागृत लोगों की तुलना में अंतर निश्चित रूप से बड़ा था। यहाँ की दुनिया मार्शल आर्ट्स की दुनिया से कहीं अधिक शक्तिशाली लग रही थी। दुनिया जितनी मजबूत होगी, खतरा भी उतना ही होगा। खुद को बचाने और उच्च स्कोर पाने के लिए मुझे और अधिक मजबूत होना होगा। आरव शर्मा ने स्पष्ट रूप से समझा कि उन्हें भी जागृत होना होगा। लेकिन सवाल यह था कि जागृत कैसे हों।
इस बारे में बैकग्राउंड जानकारी में कोई स्पष्टीकरण नहीं था। यहाँ तक कि डिडक्शन सिस्टम भी तब तक काम नहीं कर सकता था जब तक उन्हें कोई आधार न मिले। ये दुनिया अभी खोज के शुरुआती दौर में थी और 99% लोग इस रहस्य को नहीं जानते थे। यहाँ तक कि जो लोग जागृत हो चुके थे वे भी यह नहीं जानते थे कि उन्होंने ये शक्ति कैसे प्राप्त की। कई लोगों का मानना था कि यह ईश्वर का आशीर्वाद है। आरव शर्मा को यह सब ढकोसला लगा। जागृत होने का कोई न कोई विशिष्ट तरीका तो होगा ही, यह अचानक तो पैदा नहीं हो सकता। उन्हें लगा कि जागृत लोग वे थे जिन्होंने गलती से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके खुद को मजबूत करने का तरीका खोज लिया था। शायद यह वैसा ही था जैसे पिछली दुनिया में उन्होंने मार्शल आर्ट्स के दायरे तोड़े थे। आरव ने सोचा कि क्या वे शून्य से शुरुआत करके कोई जागृति विधि बना सकते हैं। उनके पास टायरानिकल ट्रू कल्टीवेशन मैनुअल था। सिद्धांत रूप में यदि वे इसमें थोड़ा संशोधन करें तो वे इस दुनिया में भी इसे अपना सकते थे। लेकिन हर दुनिया के नियम अलग होते हैं। संशोधन में बहुत समय लगता और डिडक्शन सिस्टम को भी पूरा काम करने में समय चाहिए था। इसे धीरे धीरे करना होगा, जल्दबाजी नहीं कर सकते। उन्हें अभी इस दुनिया के बारे में बहुत कम पता था। जैसे ही आरव शर्मा सोच रहे थे उनके दिमाग में और अधिक जानकारी उभरकर सामने आई। अध्याय 59 पदच्युत राजकुमार। ग्लोरी सिटी खतरे में थी। जीवन पृष्ठभूमि। आप एक कुलीन घराने से हैं। आप वर्तमान सम्राट की 18 संतानों में सबसे छोटे राजकुमार हैं। हालांकि आप छोटे हैं, आप एकमात्र वैध संतान हैं। लेकिन क्योंकि सम्राट पिता को आपकी माँ जो साम्राज्ञी हैं से प्रेम नहीं है, इसलिए वे आपकी परवाह नहीं करते। जब आप 10 वर्ष के थे उन्होंने एक फरमान जारी किया जिसने आपसे सिंहासन के उत्तराधिकार का अधिकार छीन लिया और पहले राजकुमार को क्राउन प्रिंस बना दिया। पहला राजकुमार एक उपपत्नी से पैदा हुआ था। उसके साथ आपके कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। वह आपके पास कभी रही शक्ति से जलता था। यही कारण था कि उसके सिंहासन पर बैठने के बाद उसने अपनी स्थिति सुरक्षित करने और आपको दोबारा उभरने से रोकने के लिए अपनी मां के साथ मिलकर हर संभव तरीके से आपका दमन किया। जब ये सब सम्राट पिता को पता चला तो उन्होंने न केवल इसे नहीं रोका बल्कि इसे मौन स्वीकृति दे दी। यहाँ तक कि जब आपके 17 भाई बहन बालिग हुए तो उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले क्षेत्र और ड्यूक की उपाधि मिली। जब आपकी बारी आई तो उन्होंने आपको केवल चौथे दर्जे का विकाउंट बनाया। आपने न्याय मांगा लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टा रहा। सम्राट पिता ने आपको राजधानी से बहुत दूर एक वीरान सीमा पर स्थित सबसे गरीब और सबसे खतरनाक शहर ग्लोरी सिटी में तैनात कर दिया। पुनर्जन्म सील में जानकारी पढ़ने के बाद आरव शर्मा थोड़े खोए हुए से महसूस करने लगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि यह अभी भी नाइटमेयर कठिनाई की शुरुआत है। वे बहुत नाराज थे। उन्होंने 800,000 पुनर्जन्म अंक खर्च किए, अपनी आधी बचत खत्म कर दी और यह नतीजा मिला। आरव शर्मा बहुत दुखी थे। काश उन्होंने सुप्रीम वर्जन वाला गोल्डन स्पून खरीदा होता, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। वे हार नहीं मान सकते थे। पुनर्जन्म के अवसर लाखों अंकों से भी दुर्लभ होते थे। वे किसी और पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही स्थिति संभालने का फैसला किया। शायद ये शुरुआत उतनी दुखद न हो जितनी दिख रही है। हो सकता है सम्राट पिता का ये कदम उन्हें राजधानी की आंतरिक राजनीति और साजिशों से बचाने के लिए हो। आखिरकार सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने के बाद उन्हें हर तरफ से धमकियों और साजिशों का सामना करना पड़ता। इस लिहाज से ये पिता शायद उतने बुरे नहीं थे, लेकिन आरव को सम्राट के विचारों से कोई लेना देना नहीं था। सिंहासन क्या चीज़ है, उन्होंने पहले भी शासन किया था। उन्हें बस यह अफसोस था कि राजकुमार होने का फायदा उठाकर उन्होंने और संसाधन नहीं बटोरे। अब उनके पास बस एक वीरान शहर था। आरव ने सोचा कि मार्शल आर्ट्स मैनुअल को मॉडिफाई करने के लिए उन्हें अपना क्षेत्र छोड़कर पूरी दुनिया घूमनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ने उन्हें जोरदार तमाचा मारा। शहर की हालत बदतर थी। 5 घरों में से एक में ही लोग रह रहे थे। सड़कें वीरान थीं। आखिरकार उन्हें एक शराबखाना मिला, लेकिन काउंटर खाली था। आरव के आवाज देने पर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हौंकते हुए आया। क्षमा करें सर, आज मैं व्यस्त हूँ, इसलिए दुकान बंद है। आरव ने टेबल पर सोने का एक छोटा टुकड़ा फेंका और कहा, मुझे कुछ सूखा राशन चाहिए, बस इतना ही। दुकानदार की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह हिचकिचाया। सर, फिलहाल दुकान में न शराब है न मांस। क्या ये कैसे संभव है? आरव हैरान थे। दुकानदार ने आह भरी। सर, आप बाहर से आए हैं, है ना? मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर हो सके तो यहाँ से जल्दी निकल जाए। दुकान में केवल चावल की भूसी बची है, अगर आप बुरा न माने तो इसे ही मुफ्त में ले लीजिए। चावल की भूसी, वही जो तुम खा रहे हो? आरव शर्मा ने भौहें सिकोड़ी। ये तो सुअरों के खाने जैसा था। क्या शहर के लोग इतने गरीब थे? दुकानदार ने उनकी हालत देखकर कहा, सर, आप नहीं जानते। ग्लोरी सिटी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी है। यह एक घाटी में बसी है। अच्छी बात यह है कि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा भरपूर है। शायद आप यहाँ रहकर जागृत हो जाएं। लेकिन शहर में बाहरी लोग ही नहीं हैं। मेरी नज़र में
ग्लोरी सिटी जंगली जानवरों द्वारा पाला गया एक पिंजरा है। जो यहाँ रहते हैं उन्हें कभी भी खाया जा सकता है। अध्याय 60। मैं टोनी स्टॉक नहीं हूँ। विशाल जानवर, यह क्या भला है? आरव शर्मा को जल्द ही स्थिति समझ आ गई। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान ने न केवल मनुष्यों को बल्कि दुनिया के हर जीवित प्राणी को मजबूत बना दिया था। जंगली जानवरों की बुद्धि तो कम थी, लेकिन उनका शारीरिक बल मनुष्यों से कहीं अधिक बढ़ गया था। अब उनसे केवल जागृत ही मुकाबला कर सकते थे। दुकानदार ने बताया कि ग्लोरी सिटी के पास की पर्वत श्रृंखला में जानवरों की संख्या अनंत है। साल के अंत में जब भोजन कम हो जाता है तो ये जानवर पागल हो जाते हैं और जानवरों का ज्वार हमला करते हैं। ग्लोरी सिटी, जो कभी समृद्ध थी, इस कारण बर्बाद हो चुकी थी। अगला हमला केवल 1 महीने दूर था। दुकानदार ने आह भरकर कहा, शहर की सैन्य स्थिति देखते हुए इस बार के हमले को रोकना असंभव है। आरव ने पूछा, तो पलायन क्यों नहीं कर लेते? दुकानदार ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, जो चल सकते थे वे जा चुके हैं। अब यहाँ केवल बूढ़े, बच्चे, औरतें और आप जैसे अनजान बाहरी लोग बचे हैं। मेरा मानना है कि ग्लोरी सिटी केवल जंगली जानवरों द्वारा पाला गया एक पिंजरा है। आरव ने पूछा, क्या सम्राट से मदद नहीं मांगी? मांगी है, पर किसी ने परवाह नहीं की। शाही दरबार ने बस एक राजकुमार को यहाँ नियुक्त कर दिया है ताकि वे दिखा सकें कि उन्होंने कुछ किया है। अगर शहर बचा तो उनकी बहादुरी, अगर सब मर गए तो सारा दोष उस राजकुमार पर। दुकानदार गुस्से से बोला, उन्हें हमारी जान की कोई परवाह नहीं है। आरव शर्मा ने वहां से विदा ली और ठंडी सड़कों पर टहलते हुए सोचने लगे कि वे 20 टाइप से कैसे बचेंगे। डिडक्शन सिस्टम ने जवाब दिया, सफलता की दर 0.00002% है। ये तो नामुमकिन था। वे टोनी स्टॉक नहीं थे जो पल भर में आयरन मैन सूट बना लें। आरव ने अपना मन शांत किया और डिडक्शन सिस्टम का पूरा उपयोग करना शुरू किया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो शाम हो चुकी थी। दूर आसमान से विशाल पक्षियों और जानवरों की भयावह आवाजें आ रही थीं। मानव जाति इस क्रूर प्रकृति के सामने कितनी तुच्छ थी। आरव शर्मा ने एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ाने का संकल्प लिया। लेकिन इस बार उन्हें एक और तरीका याद आया, हजारों स्वर्ण गए और वापस लौटे वाला नियम, जो उन्होंने अपनी रैंडम स्वर्गीय दाव आशीर्वाद से प्राप्त किया था। जो भी खर्च करोगे उसका एक यादृच्छिक गुना वापस मिलेगा। अगर इसे ठीक से इस्तेमाल किया तो ये डिडक्शन सिस्टम से कम नहीं होगा। आरव ने तय किया कि वे अपना सारा पैसा बर्बाद करेंगे और इस शहर को एक अभेद्य किला बना देंगे। लेकिन जैसे ही वे अपने सिटी लॉर्ड मैनर पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजे पर भारी भीड़ जमा है। सभी जमीन पर घुटने टेककर गिड़गिड़ा रहे थे, सर कृपया हमें इस शहर से बाहर जाने दीजिए, हमारी जान बचा लीजिए। उनके सामने एक लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति खड़ा था जो रेशमी कपड़े पहने हुए था। वह चिल्ला रहा था, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शाही दरबार ने 18वें राजकुमार को शहर की रक्षा के लिए भेजा है। अगर हम अभी शहर से निकले तो सेना का मनोबल गिरेगा। जो भी भागने की कोशिश करेगा उसे देशद्रोही मानकर मार दिया जाएगा। अध्याय 61। फ्रीडम सिटी। इस रवैये ने सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं। भीड़ के सामने खड़ा अमीर व्यापारी दबाव के बावजूद डटा हुआ था। खतरा भांपते हुए उसने नरमी से कहा, सर आपकी बात सही है। इस युग का सोचना गलत था, मुझे माफ करें। लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने त्योरी चढ़ाकर कहा, पहली बार है इसलिए छोड़ रहा हूं। अगर दोबारा परेशानी पैदा की तो बिना रहम किए मार डालूंगा। व्यापारी ने अपनी जान बचाते हुए अपनी बात रखी, सर मैं व्यापारी हूं, मेरा परिवार मेरे सामान पर टिका है। ग्लोरी सिटी में अब न माल बिकता है न ही अनाज मिलता है। 20 टाइड कम से कम कुछ महीनों तक रहेगा। अगर ऐसे ही रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। दाढ़ी वाले ने शांत भाव से कहा, चिंता मत करो, मैंने पहले ही आदेश दे दिया है कि नागरिकों के लिए खाना जमा किया जाए। तुम्हें भूखे नहीं मरने दिया जाएगा। उसने व्यापारी के कंधे पर हाथ रखा और भावुक होकर कहा, ग्लोरी सिटी तुम्हारी जन्मभूमि है। अगर जरूरत के समय इसे छोड़कर जाओगे तो क्या भविष्य में चैन की नींद सो पाओगे? व्यापारी के शब्द जम गए। तभी आरव शर्मा के डिडक्शन सिस्टम और हेवनली लॉ ने अपना काम किया। लोगों को जाने दें, कर्म का नियम ऑल द गोल्ड गॉन सक्रिय हो सकता है। यदि धन वितरित किया जाता है तो भारी पुरस्कार मिलेगा। आरव शर्मा की आंखें चमक उठीं। ये तो सोने पर सुहागा था। व्यापार ठप हो जाए तो फिर बन सकता है, लेकिन अगर सब मर गए तो शहर का कोई मूल्य नहीं रहेगा। आरव ने आगे बढ़कर कहा, उन्हें जाने दो। दाढ़ी वाला व्यक्ति पहले तो गुस्से में मुड़ा, लेकिन आरव को देखते ही उसके होश उड़ गए। वह तुरंत घुटनों के बल गिर गया और बोला, आपकी महानता, आपके अधीनस्थ ने स्वागत नहीं किया, मुझे क्षमा करें। जब लोगों ने सुना कि यह राजकुमार है तो वे सभी थर थर कांपने लगे और जमीन पर लेट गए। आरव ने सबको उठने का इशारा किया और कहा, सब उठो, हम सब समान पैदा हुए हैं। अपनी गरिमा बनाए रखो। अगर किसी को जाना है तो जाओ, जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण है।
भीड़ दंग थी। राजकुमार ने इतनी आसानी से जाने की अनुमति दे दी। लोग इसे आरव की कोई चाल मान रहे थे, लेकिन वे आरव की सादगी और उनके द्वारा बताई गई फ्रीडम सिटी की सुरक्षा से प्रभावित भी थे। फ्रीडम सिटी 3 देशों के बीच बसी एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी रह सकता था, किसी पहचान की जरूरत नहीं थी। वहां अपराधियों और व्यापारियों का डेरा था, लेकिन बीस टाइड के समय वहां के हर नागरिक ने सैनिक बनकर लड़ाई लड़ी थी। वह जगह ग्लोरी सिटी से कहीं अधिक सुरक्षित थी, लेकिन समस्या थी रास्ते की पहाड़ों में जंगली जानवर थे। अमीर व्यापारी ने अपनी चिंता जताई। आरव शर्मा ने हाथ लहराते हुए कहा, चिंता न करो, मेरे पास जानवरों से बचने का तरीका है, बस जैसा मैं कहूं वैसा करो। उन लोगों को बुलाओ जो फ्रीडम सिटी जाने के योग्य हैं। व्यापारी अब भी संशय में था। आरव हंसे, डरो मत, मेरा तुम लोगों का फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं है। मेरी हैसियत के हिसाब से क्या मुझे कुछ करने के लिए इतने चक्कर काटने की जरूरत है? व्यापारी को बात सही लगी। उसने बिना देरी किए अपने साथियों को पूरे शहर में सूचना देने भेज दिया। अध्याय 62। यदि आप ठंडे हैं तो वे लोग और भी ठंडे हैं। जीवित रहने का मौका मिलते ही सब लोग बेहद सक्रिय और कुशल हो गए। लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति महल से एक कुर्सी ले आया और आरव शर्मा के पास चापलूसी भरे अंदाज में बैठ गया। आपकी महानता, क्या आप वास्तव में इन लोगों को जाने देने वाले हैं? बेशक। आरव शर्मा ने उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? यह अधीनस्थ जूके है, ग्लोरी सिटी का मिलिट्री स्टाफ प्रमुख। आपकी महानता, कल रात जब आप आए थे तो मैं आपको लेने गया था, क्या भूल गए? हाँ, मुझे याद है, क्या बात है? जूके ने हिचकिचाते हुए कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन ये ग्लोरी सिटी के अमीर लोग हैं, शहर के 80% संसाधन इन्हीं के पास हैं। अगर आप इन्हें ऐसे ही जाने देंगे तो शहर संसाधनों की कमी से जूझने लगेगा। जूके का इशारा साफ था कि अगर इन लोगों को बंदी बना लिया जाए तो उनकी संपत्ति जब्त करके 20 टाइड से बेहतर मुकाबला किया जा सकता है। ये थोड़ा अनैतिक जरूर था, लेकिन शहर की रक्षा के लिए यह बलिदान देना उचित था। अंततः आरव शर्मा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। उनकी संपत्ति को एक पैसा भी मत छूना। बाद में किसी को टीम लीडर बनाकर उन्हें यहाँ से बाहर भेज दो। जूके दंग रह गया। आपकी महानता, मैंने सही सुना ना? आप इन्हें फ्रीडम सिटी भेजने के लिए सैनिक भी दे रहे हैं? वह इतना हैरान था कि उसकी आवाज़ तेज हो गई, जिससे अमीर व्यापारी और बाकी लोग भी सुनने लगे। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या कोई समस्या है? नहीं नहीं, जूके डर गया। वह अब और कुछ नहीं बोला। उसे डर था कि कहीं उसे ही इन व्यापारियों को छोड़ने न जाना पड़े। यह कोई अच्छी बात नहीं थी। अगर रास्ते में कोई जंगली जानवर मिल गया तो उसकी मौत पक्की थी। जब अमीर व्यापारी और बाकी लोगों ने ये सुना तो वे भी स्तब्ध थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमार आरव शर्मा 20 टाइड के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए अपने ही गार्ड्स भेज रहे हैं। वह राजकुमार था, ग्लोरी सिटी का शासक। इस संकट के समय में उसे तो शहर की रक्षा के लिए सबको मरने का आदेश देना चाहिए था, पर उन्होंने तो जाने की अनुमति भी दे दी और सुरक्षा भी। व्यापारी ने आरव को कृतज्ञता और अफसोस की नज़रों से देखा। राजकुमार का दयालु दिल इस युग में बहुत दुर्लभ था, लेकिन अफसोस, ग्लोरी सिटी का अंत तो निश्चित था। जल्द ही सिटी लॉर्ड मैनर के बाहर 1000 से अधिक लोग जमा हो गए। आरव शर्मा ने उन्हें जानवरों से बचने का तरीका बताया। यह एक ऐसी तरकीब थी जिसे डिडक्शन सिस्टम ने जांचा था। हालांकि 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं थी, लेकिन ये फ्रीडम सिटी तक जाने का सबसे सुरक्षित तरीका था। आरव ने उन्हें आदेश दिया, सब एक साथ मत जाओ, इससे शोर होगा और जानवर आकर्षित होंगे। 10-10 के छोटे समूहों में निकलो और समय के अंतराल पर जाओ। आरव ने जूके को भी चारों दिशाओं से फाटक खोलने और अलग अलग समय पर लोगों को भेजने का निर्देश दिया। ये काम कठिन था, लेकिन आरव ने खुद जूके पर नजर रखी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह आदेशों के साथ कोई छेड़छाड़ न करे। कुछ समय बाद आरव को यकीन हो गया कि जूके वफादार है। हालांकि शहर के लोग अभी भी उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते थे। आरव जानते थे कि उन्हें लोगों का दिल जीतने के लिए कुछ और करना होगा। रात को जब शहर छोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी, आरव ने जूके को शहर में गश्त पर चलने को कहा। सर्दियां अपने चरम पर थीं और बर्फीली हवाएं हड्डियों को चीर रही थीं। जूके ठिठुरते हुए शिकायत करने लगा, आपकी महानता, चलिए वापस चलते हैं। बहुत ठंड है, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे 10,000 जन भी कम पड़ेंगे। आरव ने बेपरवाही से पूछा, क्या तुम्हें बहुत ठंड लग रही है? हाँ, मैं लगभग जम ही गया हूँ। अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो वे लोग तो और भी ज्यादा ठंडे होंगे। आरव की नज़रें कुछ जलते हुए दियों वाले छोटे से घर पर रुकीं। वे अंदर गए। घर बहुत छोटा और पुराना था। टूटी खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। कोने में 2 बुजुर्ग जोड़े घास फूस ओढ़कर एक मोमबत्ती की नन्ही सी गर्मी के सहारे कांपते हुए बैठे थे। हर हवा के झोंके के साथ उनका शरीर थरथरा रहा था। आरव शर्मा की भौहें गहरी हो गईं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वे बिना पीछे मुड़े चल दिए। जूके और बाकी सैनिक असहज होकर उनके पीछे चलने लगे।
अध्याय 63। तो ये था रिटर्न। जू के थोड़ा घबराया हुआ था। ईमानदारी से कहें तो इस दृश्य को देखकर उसे बिल्कुल भी दया नहीं आई थी, लेकिन वह इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि राजकुमार की क्या प्रतिक्रिया होगी। शाही माहौल में पले बड़े राजकुमारों को ऐसी गरीबी देखने की आदत नहीं होती। उसे लगा कि आरव शर्मा दुखी होंगे और इसका गुस्सा उस पर उतरेगा, लेकिन वह गुस्सा नहीं आया। आरव शर्मा ने शांत स्वर में पूछा, जूके, शहर में रसद की क्या स्थिति है? जूके ने डरते हुए बताया, सैनिकों के लिए सर्दियों भर का राशन मुश्किल से है, बाकी जगह का पता नहीं, शायद व्यापारी सब ले गए। आरव शर्मा ने धीरे से सिर हिलाया। आज रात मेहनत करो, मेरे महल के गोदाम से सूखी लकड़ी और कोयला निकालो और हर घर में भेजो। कल हम पूरे शहर में खोज करेंगे कि वास्तव में कितना राशन बचा है। जूके ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप इन गरीबों का ख्याल रखना चाहते हैं? हम खुद बड़ी मुश्किल से सर्दी काट रहे हैं, अगर इन्हें सब दे दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। आरव शर्मा ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, ज्यादा बकवास बंद करो। लोगों से लिया तो लोगों के लिए ही इस्तेमाल करो, अगर नहीं करना है तो खुद पद छोड़ दो, मैं किसी और को चुन लूंगा। आरव का सम्राट जैसा दबंग रवैया देखकर जूके की बोलती बंद हो गई। उसने आदेश स्वीकार किया और चला गया। जब लोगों को कड़कड़ाती ठंड में यह मदद मिली तो वे हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि एक कुलीन व्यक्ति उनके जीवन की परवाह करेगा। ये भलाई चुपचाप उनके दिलों में बस गई। लोगों की धारणा में सुधार हुआ है। अंतिम मूल्यांकन अंक थोड़े बढ़ गए हैं। अगली सुबह जूके उत्साह के साथ लौटा। उसके पास एक सूची थी। आपकी महानता, शहर में छोड़े गए सामान की सूची मिल गई है। आरव ने कागज देखा, आधे में पत्र था और आधे में सामान की सूची। वे व्यापारी वास्तव में चालाक हैं, जूके ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने आपको ये बताया ही नहीं कि उन्होंने आपके लिए कुछ छोड़ दिया है। अगर हमें यह नहीं मिलता तो वे बाद में आकर इसे ले जाते। अगर हमें मिल गया तो यह आपके लिए एक उपहार है। आरव शर्मा ने ठहाका लगाया। व्यापारी लाभ के लिए जीते हैं, वे घाटे का सौदा नहीं करेंगे। या तो मेरा सामान वापस ले जाएंगे या मेरी अच्छी छवि का लाभ उठाएंगे। जूके ने अंगूठा दिखाया। आरव को समझ आ गया कि यह सब हजारों स्वर्ण गए और वापस लौटे वाले आशीर्वाद का कमाल था। उन्होंने जो कुछ खर्च किया था वह किसी न किसी रूप में वापस आ रहा था। यह एक जुए की तरह था, लेकिन बहुत दिलचस्प। आरव शर्मा को यह चुनौती पसंद थी। उन्होंने डिडक्शन शुरू किया। संसाधन बांटना जारी रखें, कर्म का नियम, हजारों स्वर्ण गए, सक्रिय हो सकता है, दया का प्रतिफल प्राप्त होगा। आरव ने बिना सोचे समझे संसाधन बांटना जारी रखने का विकल्प चुना। बीस टाइड उनके लिए सिर्फ शुरुआत की एक छोटी बाधा थी। उन्हें ग्लोरी सिटी को बड़ा और मजबूत बनाना था ताकि रेटिंग बढ़ सके। अतः उन्होंने आदेश जारी किया, आज से शहर का हर नागरिक सिटी लॉर्ड मैनर से जीवित रहने के लिए जरूरी राशन और कपड़े प्राप्त कर सकता है। ये खबर सुनते ही पूरा शहर दंग रह गया। अध्याय 64। गुडमैन कार्ड। क्या ग्लोरी सिटी समृद्ध थी? इसका जवाब था नहीं। ग्लोरी सिटी कभी गौरवशाली थी, लेकिन अब उसका पतन हो चुका था। यहाँ के आम लोगों के लिए भरपेट खाना और गर्म कपड़े पहनना एक सपना सा था। इसलिए आरव शर्मा द्वारा मुफ्त राशन बांटने की घोषणा से लोग हैरान थे। वे सोच रहे थे कि क्या कोई समझदार सिटी लॉर्ड आया है जो वास्तव में उनकी परवाह करता है। ईमानदारी से कहें तो उन्हें यकीन नहीं था। अतीत में शाही दरबार जो मदद भेजता था वह भी आधे रास्ते में ही लुटेरों और जंगली जानवरों के भेंट चढ़ जाती थी। जो कुछ बचता भी वह व्यापारियों के हाथों में चला जाता। शहर के निवासियों ने कई सिटी लॉर्ड्स के साथ धोखा खाया था, इसलिए उन्हें लगा कि यह आरव शर्मा की कोई चाल होगी। शायद वे उन्हें फंसाना चाहते थे या बाद में कोई बहाना बनाकर उन्हें विद्रोह का दोषी करार देना चाहते थे। इसी डर के कारण आरव शर्मा द्वारा आदेश देने के बाद भी कई घंटों तक कोई उनके महल के दरवाजे पर नहीं आया। लोग भूखे मर रहे थे, पर मदद लेने का जोखिम उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार छठे दिन की सुबह एक छोटी लड़की जो फटे पुराने कपड़ों में थी, लड़खड़ाते हुए महल के सामने आए और गिड़गिड़ाने लगी, सिटी लॉर्ड, कृपया मेरी मां को बचा लीजिए। गार्डों ने उसे तुरंत अंदर लिया और आरव के आदेशानुसार उसे गर्म खाना और कोयला दिया। जब वह बच्ची गर्म होकर थोड़ी स्वस्थ हुई तो आरव खुद वहां पहुंचे। बच्ची रोते हुए बोली, मां ने कुछ जंगली मशरूम खा लिए थे और बेहोश हो गई। आरव ने अपनी चिकित्सा विद्या का उपयोग करके उसे चेक किया। वह सिर्फ मशरूम का हल्का जहर था जो जानलेवा नहीं था। दलिया खिलाते ही महिला होश में आ गई। जब उसने आरव शर्मा को देखा तो वह डर गई और अपनी बेटी को गले लगाकर झुक गई। आरव ने उसे सहारा दिया और कहा, अगली बार कुछ भी अनाप शनाप मत खाना। महिला ने आह भरते हुए कहा, अगर भूख से बेहोश न होती तो मैं ये जोखिम क्यों लेती। आरव हैरान थे, मैंने तो आदेश दिया था कि हर कोई महल से राशन ले सकता है। क्या तुम्हें खबर नहीं मिली? महिला ने कुछ नहीं कहा। वह सिटी लॉर्ड को शक की नज़र से नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उसकी खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया था।
आरव ने बिना कोई दबाव डाले अपने गार्डों को महिला को राशन, लकड़ी, रजाई और गर्म कपड़े देने का आदेश दिया। अगर कम पड़े तो फिर से मांग लेना। आरव ने गार्डों को हिदायत दी कि वे उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाएं और यह भी कहा, खाना छिपाकर रखना, किसी को बताना मत। आज के दौर में भूखे लोग जंगली जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। महिला स्तब्ध थी। जाने से पहले उसने रुककर बस एक बात कही, आपकी महानता, आप एक बहुत नेक इंसान हैं। आरव शर्मा मुस्कुरा दिए। लोगों की धारणा में सुधार हुआ है। अंतिम मूल्यांकन अंक बढ़ गए हैं। पुनर्जन्म सील से यह सूचना सुनकर आरव समझ गए कि वे सही रास्ते पर हैं। यह एक शुरुआत थी। ये गुडमैन कार्ड उनके लिए एक ऐसी पूंजी थी जिससे वे धीरे धीरे शहर के लोगों का भरोसा जीत सकते थे। अब उन्हें शहर को सिर्फ बचाना ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा गढ़ बनाना था जिसे कोई हिला न सके। अध्याय 65 मिलिशिया। बीस्ट टाइड से पहले माँ और बेटी को बचाने के बाद से इसी तरह की घटनाएं अक्सर होने लगीं। वे लोग जो भूख से बेहाल थे और जिनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने महल आकर स्थिति को परखना शुरू किया। आरव शर्मा ने उन्हें सीमित राशन दिया। भरपेट खाना चाहिए तो महल में समय पर आकर रिपोर्ट करो। आरव जानते थे कि इंसान स्वभाव से आलसी होते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए दबाव की जरूरत होती है। जैसे जैसे लोगों का भरोसा बढ़ा, आरव शर्मा की प्रतिष्ठा भी आसमान छूने लगी। अपराध दर कम हो गई और शहर का जीवन सामान्य होने लगा। लोगों ने शहर के निर्माण में योगदान देना शुरू कर दिया। हालांकि व्यापारियों के जाने के कारण बहुतों के पास काम नहीं था, लेकिन कुछ विशेष कौशल वाले लोगों ने एक टीम बनाई जो आरव के संरक्षण में काम करती थी। आरव के मार्गदर्शन में ये लोग शहर के बाहर लकड़ी और अन्य सामग्री इकट्ठा करने जाते थे। उनका एक उद्देश्य तो शहर के लोगों को गर्म रखने के लिए संसाधन जमा करना था, और दूसरा ये कि इन लोगों को शहर के चारों ओर रक्षात्मक जाल बनाने के काम में लगाना था। हालांकि ये जाल इस दुनिया के खूंखार जानवरों के सामने टिकना मुश्किल था, लेकिन आरव का मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति को खर्च करके निवेश करना था। लेकिन जो हमेशा नदी के किनारे चलते हैं, उनके जूते गीले होना तय है। एक दिन शिकारी दल के कुछ सदस्य पास के जंगल में लकड़ी ढूंढने गए। बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही थी, जिससे रास्ते खो गए। जब वे लौटने लगे तो एक विशालकाय जंगली जानवर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उसकी पूंछ 2 मीटर लंबी थी और दांतों पर ताजे मांस और खून के निशान थे। शिकारी हैरान थे। अजीब जानवर अपने क्षेत्र में रहते हैं, फिर ग्लोरी सिटी के इतने पास इतना खतरनाक जानवर कैसे आ गया? क्या बीस्ट टाइड समय से पहले आने वाला है? घबराओ मत, अपनी पीठ मत दिखाना, अनुभवी शिकारी ने कहा। इसके मुंह पर खून है, मतलब यह अभी पेट भरा हुआ है। शायद ये हम पर हमला न करे। धीरे धीरे पीछे हटो। वे सावधानी से आगे बढ़े। जानवर उन्हें धमकाने के लिए दहाड़ता रहा, लेकिन शिकारियों का जज्बा देखकर वह उलझन में था। वे जंगल में इधर उधर भागते रहे ताकि जानवर की धैर्य की परीक्षा ले सकें, लेकिन वह अंधेरे में उनका पीछा करता रहा। बर्फ के भारी गिरने से उनकी दृश्यता कम हो गई थी और वे रास्ता भटक गए। हमें बर्फ से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, शिकारी दल के मुखिया ने निर्णय लिया। पहाड़ी दीवार के साथ चलो, हमें कोई गुफा मिलनी चाहिए। वहां कांटों से प्रवेश द्वार बंद कर देंगे और आग जलाकर जानवर को दूर रखेंगे। सब सहमत हो गए। उन्होंने पहाड़ के अंधेरे किनारे का सहारा लिया। जानवर पास के जंगल में घात लगाकर बैठा था। जल्द ही उन्हें एक गुफा मिल गई और उन्होंने तेजी से बचाव की तैयारी शुरू की। आग जलने से धुएं की एक परत बन गई, जिससे शिकारी गुफा के अंदर सुरक्षित महसूस करने लगे। अब हम ठीक हैं, एक ने राहत की सांस ली। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि कोई और रास्ता तो नहीं है। तभी एक युवा शिकारी चिल्लाया, रुको, वो देखो। सबकी निगाहें गुफा के एक कोने पर गईं। आग की रोशनी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या वो किसी जानवर की आंखें थीं? अध्याय 66 नेक लोग। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। शहर पहले की तरह शांत था। सिटी लॉर्ड के महल के बाहर भोजन वितरण का काम सामान्य रूप से चल रहा था। आरव शर्मा शहर की दीवार पर खड़े होकर बाहर का नजारा देख रहे थे और बीस्ट टाइड से बचने के लिए कोई ठोस उपाय सोच रहे थे। तभी जू के दौड़ते हुए आया। आपकी महानता, एक अनर्थ हो गया। शिकारियों की एक टीम 2 दिनों से वापस नहीं आई है। कोई खबर नहीं है। आरव ने पूछा, क्या आपने उन्हें खोजने के लिए लोग भेजे? जूके ने हताश होकर कहा, भारी बर्फबारी के कारण रास्ता बंद है। जो लोग भेजे गए थे वे भी वापस नहीं आए। आरव शर्मा की भौहें तन गईं। यह मामला गंभीर था। अगर वे मदद नहीं भेजते तो लोगों के दिलों में जो थोड़ी सी प्रतिष्ठा उन्होंने बनाई थी वह खो जाती। लेकिन मदद भेजने में खूंखार जानवरों का खतरा था। वे सोच में पड़े ही थे कि तभी महल के बाहर हंगामा हो गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने राशन वितरण केंद्र में आकर भीड़ को धक्का दिया और चिल्लाया, तुम सब निष्ठुर लोग, तुम्हारे पास हाथ पैर हैं, फिर भी मुफ्त का खाना खाने में शर्म नहीं आती। वह सेना की दुर्दशा और सिटी लॉर्ड की उदारता पर ताना मारते हुए खांसने लगा। तुम लोग खून चूसने वाले कीड़े हो, सिटी लॉर्ड के सामान को लेने में तुम्हें शर्म नहीं आती।
आसपास के लोगों ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उन्हें धक्का दे दिया और कहा, जिन हाथों ने सिटी लॉर्ड का मुफ्त का सामान लिया है उनमें मुझे छूने का हक नहीं है। भीड़ में मौजूद लोग नाराज हो गए। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने शहर में ट्रैप्स और घरों की मरम्मत जैसे काम किए हैं, तो क्या उन्हें भरपेट खाना खाने का हक नहीं है। उस बुजुर्ग ने उन सबको लताड़ते हुए कहा, मूर्खों, तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड को तुम्हारी उन लकड़ी की खिलौना जैसी ट्रैप्स की जरूरत है? अगर शहर की दीवारें गिरी तो क्या ये घर बचेंगे? सिटी लॉर्ड तो तुम्हें आलसी बनने से रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं ताकि तुम काम के बदले खाना लो। उसकी बातों से भीड़ चुप हो गई। क्या वाकई सिटी लॉर्ड उनका भला चाह रहे थे? देखते ही देखते लोगों में जमीर जाग गया। उन्होंने अपना राशन वापस टेबल पर रखना शुरू कर दिया। ये खाना सैनिकों के लिए छोड़ दो, वे हमारे लिए लड़ रहे हैं, वे भूखे कैसे लड़ेंगे? एक के बाद एक सबने अपना राशन और कपड़े वापस कर दिए। तभी आरव शर्मा और जूके वहां पहुंचे। वे ये देखकर हैरान थे कि लोग राशन वापस कर रहे थे। आरव ने भीड़ के सामने आते ही पूछा कि क्या हुआ। उस बुजुर्ग ने घुटने टेक कर कहा, महाराज मुझे माफ करें, पर आप राशन बांटना बंद करें। अगर सैनिक मर गए तो हम आम लोग कब तक जी पाएंगे? बीस्ट टाइड शहर को नष्ट कर देगा। आरव शर्मा को बुजुर्ग की चिंता समझ आ गई। वह चाहते थे कि सैन्य संसाधनों को बचाया जाए, लेकिन आरव तो संसाधन बर्बाद करना चाहते थे ताकि उनका लॉ ऑफ कर्मा और अधिक मजबूती से काम करे। आरव ने दृढ़ता से कहा, सैनिक ग्लोरी सिटी की रक्षा सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अगर तुम लोग नहीं रहोगे तो इस शहर और एक मुर्दा शहर में क्या अंतर है? अगर हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा का क्या अर्थ है? आरव ने उन्हें आदेश दिया कि राशन ले लो। ये छोटी सी बात पर मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सैन्य संसाधनों को संभालने के मेरे अपने तरीके हैं। बुजुर्ग चुप हो गया। भीड़ की आंखों में आंसू थे। उन्हें ऐसा समझदार सिटी लॉर्ड और कहाँ मिलता। उनके दिलों में वफादारी का बीज बोया जा चुका था। नेक लोग, उपलब्धि हासिल करने पर बधाई, आपका मूल्यांकन थोड़ा बढ़ गया है। अध्याय 67 सेना में विद्रोह। 4 सेना दल। एक परिचित नोटिफिकेशन सुनाई दी। यह एक छोटा सा रिवॉर्ड था। आरव शर्मा समझ गए कि केवल नागरिकों के प्रबंधन से उन्हें उच्च रेटिंग नहीं मिलेगी, उन्हें हर पहलू पर काम करना होगा। सिटी लॉर्ड के महल में लौटते ही मिलिशिया के मुखिया ने उन्हें एक खुशखबरी दी। शिकारियों का वह दल जो खो गया था न केवल मिल गया बल्कि उन्होंने संयोग से डाकुओं की एक ऐसी गुफा ढूंढ ली जहां खाने पीने और हथियारों का बड़ा भंडार था। बर्फबारी के कारण डाकू उसे ले नहीं पाए थे और अब वह सब ग्लोरी सिटी के हाथ लग गया था। आरव ने महसूस किया कि यह हेवनली लॉक का रिवॉर्ड था। उन्होंने तुरंत शिकारियों को पुरस्कृत किया, जिससे शहर के लोगों का मनोबल और बढ़ गया। तभी जूके ने आकर आरव के कान में फुसफुसाया कि मिलिट्री कैंप में अराजकता है और कुछ कमांडर विद्रोह की योजना बना रहे हैं। आरव ने जूके से पूछा कि उसने अपनी वफादारी उन कमांडरों से हटाकर उन पर क्यों दिखाई, तो जूके ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा कि वह केवल आरव का ही अनुसरण करना चाहता है और आरव की काबिलियत में उसे पूरा भरोसा है। आरव ने जान लिया कि जूके उनके लिए विश्वसनीय हो सकता है। आरव ने सावधानी बरतते हुए सीधे कैंप में जाने के बजाय बाहर रुककर चारों सेना दलों के कमांडरों को तलब करने का संदेश भिजवाया। ग्लोरी सिटी में कुल 4 सेना दल थे, अजूर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टॉर्टोइज। अजूर ड्रैगन का कमांडर सबसे शक्तिशाली था, जिसकी सेना बाकी 3 दलों से भी बड़ी थी। वह अपनी ताकत के नशे में चूर था और उसने अन्य दलों पर अपना प्रभुत्व जमा रखा था। अजूर ड्रैगन दल के लोग विलासी जीवन जीते थे, सैन्य नियमों का उल्लंघन करते थे और अक्सर आम जनता की महिलाओं के साथ बदसलूकी भी करते थे। उसे देखकर व्हाइट टाइगर दल का कमांडर, जिसे पुराने सिटी लॉर्ड्स का समर्थन प्राप्त था, हमेशा उससे लड़ता रहता था। दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी, लेकिन शाही जनरल होने के कारण वे खुले संघर्ष से बचते थे। जब जूके को इन सबको संदेश पहुंचाने का काम दिया गया तो वह दुविधा में था कि पहले किसे बुलाए। किसी एक को पहले बुलाने का मतलब था दूसरे की नाराजगी, लेकिन फिर उसे ख्याल आया अब वह आरव शर्मा का आदमी है। आरव एक राजकुमार और सिटी लॉर्ड हैं, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। उसने 2 सैनिकों को बुलाया और काम सौंप दिया। अतीत में वह दोनों पक्षों की नफरत का पात्र बन सकता था, लेकिन अब खेल बदल चुका था। अध्याय 68 जाने की जिद आपने की थी, मुझे दोष मत देना। जब जू के चारों कमांडरों को लेकर बाहर आया तो सबकी नजरें आरव शर्मा के युवा और थोड़े अपरिपक्व चेहरे पर टिकी थीं। अजूर ड्रैगन कमांडर ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ तंज कसा, सिटी लॉर्ड इतने युवा हैं, वे तो शायद ठीक से चल भी नहीं पा रहे। भाइयों ने आपके लिए तंबू में बढ़िया शराब और दावत तैयार की थी, लेकिन लगता है आपको इसका नसीब ही नहीं है। जूके की पीठ पसीने से भीग गई। ये तो आते ही झगड़ा शुरू कर रहा है। आरव ने शांति से पूछा, तुम कौन हो? इन 3 सरल शब्दों में ऐसा अपमान था कि कमांडर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने इस ग्लोरी सिटी की रक्षा में अपनी जान जोखिम में डाली है और आप मेरा नाम तक याद नहीं रख सकते।
जूके ने फुसफुसाकर बताया कि यह अजूर ड्रैगन कमांडर है। आरव ने उदासीनता से कहा, तो तुम्हें ठंड लग रही होगी। फिर अन्य 3 कमांडरों से पूछा, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? अन्य 3 कमांडरों ने समझदारी दिखाई और तुरंत झुककर सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। आरव ने संतुष्टि में सिर हिलाया और घोषणा की, बहुत बढ़िया। अगले महीने से तुम तीनों का वेतन दोगुना और संसाधनों के वितरण में तुम्हारी सेना को प्राथमिकता दी जाएगी। अजूर ड्रैगन कमांडर का चेहरा कोयले जैसा काला पड़ गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, सिटी लॉर्ड, यह अनुचित है। मेरी सेना सबसे बड़ी है, फिर वे प्राथमिकता में क्यों हैं? अगर संसाधनों की कमी से कोई विद्रोह हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आरव मुस्कुराए। अजूर ड्रैगन कमांडर धमकी दे रहा था कि अगर उसे और संसाधन नहीं मिले तो वह इस्तीफा दे देगा। आरव ने डिडक्शन सिस्टम से चेक किया, अगर ये सेना भंग होती है तो यह पैसा लुटाने जैसा होगा और इसका कर्म के नियम के तहत भारी प्रतिफल मिलेगा। सेना के इस भ्रष्ट हिस्से का जाना शहर की सफाई के लिए अच्छा था। आरव ने खिलखिलाते हुए कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हारी इस्तीफे की मांग स्वीकार करता हूँ। अजूर ड्रैगन कमांडर दंग रह गया। वह तो बस ब्लैकमेल कर रहा था। आप चाहते हैं कि मैं कैंप छोड़ दूं? जाना तो तुम चाहते थे, सबने सुना है। मुझे दोष मत देना, आरव ने सफाई दी। कमांडर गुस्से से पागल हो गया, क्या तुम्हें पता है कि मेरे जाने के बाद अजूर ड्रैगन सेना का क्या होगा? आरव ने उदासीनता से कहा, पता है, वे बस लोगों का एक समूह है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जूके को बुलाया, चीफ ऑफ स्टाफ, इस मार्शल के इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करो। सुनिश्चित करना कि एक एक नाम लिस्ट में आ जाए। जूके खुशी से झूम उठा, जी, आपकी महानता। अजूर ड्रैगन कमांडर हक्का बक्का रह गया। उसे लगा था कि आरव डर जाएगा और घुटने टेक देगा, लेकिन आरव ने तो उसे सचमुच बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अन्य 3 कमांडर अब किनारे खड़े होकर इस तमाशे का लुत्फ ले रहे थे। आरव शर्मा की यह चाल वाकई देखने लायक थी। अध्याय 69, क्या ये बच्चा सिरफिरा है? तमाशा देख रहे अन्य मार्शल हैरान थे। अजूर ड्रैगन मार्शल, जो 10 सालों से ग्लोरी सिटी की सत्ता का केंद्र था, क्या वाकई कुछ शब्दों के कारण छोड़कर चला जाएगा? कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं था। अजूर ड्रैगन मार्शल खुद भी हैरान था, वह तो केवल अपनी ताकत दिखाकर लाभ लेने के लिए इस्तीफे का नाटक कर रहा था। उसे लगा था कि आरव उसे मना लेंगे, लेकिन आरव ने तो ठंडे दिमाग से उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब अजूर ड्रैगन मार्शल फंस गया था। अगर वह वापस मुड़ता तो लोग उसे बेगैरत कहते, और अगर वह चला जाता तो उसका पद छिन जाता। उसने दांत पीसकर सोचा, ठीक है, मैं जाता हूँ। 2 दिन बाद जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तब खुद गिड़गिड़ाते हुए आओगे। उसने गुस्से में अपना कवच और हेलमेट उतार फेंका और अपनी व्यक्तिगत चीजें समेटने लगा। शहर के क्लर्क और कुछ अधिकारी दौड़ते हुए आए और आरव से उसे रोकने की जिद करने लगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर मार्शल गया तो वे भी अपने पद छोड़ देंगे। अजूर ड्रैगन मार्शल ने देखा कि इतने सारे अधिकारी उसके समर्थन में खड़े हैं, तो उसे अपनी जीत का भरोसा हो गया। उसने आरव की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा, आखिरकार एक सिटी लॉर्ड इतने सारे अधिकारियों को एक साथ कैसे निकाल सकता है? ये तो उसका अपना ही नुकसान है। आरव शर्मा ने उन सब की ओर देखा और ठहाका लगाकर हंसे, अरे वाह, तो तुम सब एक ही गिरोह के हो। ये तो अच्छा हुआ कि आज सब साफ हो गए। जूके डर गया कि कहीं राजकुमार इस दबाव में झुक न जाए, इसलिए उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे नजरअंदाज कर दिया। आरव ने तंज कसते हुए कहा, देर हो चुकी है, जो चले गए सो गए। चूंकि तुम सब मार्शल से इतना प्यार करते हो तो तुम सब भी उनके साथ ही निकल जाओ। सब दंग रह गए, विशेष रूप से अजूर ड्रैगन मार्शल, जिसकी मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। आरव ने आगे कहा, सिर्फ शहर छोड़ना ही नहीं, बल्कि इस शहर से दफा हो जाओ। मैं तुम जैसे आलसियों पर संसाधन बर्बाद नहीं करना चाहता। अजूर ड्रैगन मार्शल गुस्से से कांप उठा, क्या तुम्हें पता है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा? आरव ने बेपरवाही से कहा, पता है, तुम सब बस लोगों का एक झुंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरव ने तुरंत बाकी तीनों सेना दलों के कमांडरों को आदेश दिया कि वे इन सबको शहर से बाहर निकालें। बैरकों में अफरातफरी मच गई। अजूर ड्रैगन सेना के सैकड़ों सैनिक भी अपने मार्शल के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। ये देखते ही देखते आधे सैनिक शहर छोड़ने को तैयार थे। अजूर ड्रैगन मार्शल को लगा कि वह जीत गया है, क्योंकि वह आधी सेना लेकर जा रहा था। लेकिन आरव शर्मा ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वे हार गए हैं। उन्हें परवाह नहीं थी, उनके पास अपना लॉ ऑफ कर्मा बफ था, जो इस नुकसान को पूरा करने का दम रखता था। आरव ने मन ही मन सोचा, जाओ, जितने ज्यादा जाओगे उतनी ही तेजी से मैं इस सैन्य कैंप को अपने वफादार लोगों से फिर से भरूंगा। ये बच्चा सिरफिरा नहीं था, वह तो सफाई अभियान चला रहा था। शहर अब उसके वफादारों के लिए खुला था। अध्याय 70, नया मार्शल चुनना। पलक झपकते ही बैरक के आधे से अधिक सैनिक जा चुके थे। अजूर ड्रैगन सेना का जाना एक बड़ा झटका था और बाकी 3 सेनाओं के कमांडरों को शहर की सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी।
लेकिन तभी एक सैनिक टेंट के बाहर खड़ा दिखाई दिया, जो कहीं नहीं गया था। आरव शर्मा ने आगे बढ़कर पूछा, क्या तुम नहीं जा रहे? सैनिक ने घुटने टेक कर कहा, महाराज, मैं ग्लोरी सिटी का सैनिक हूँ, अजूर ड्रैगन का नहीं। कल सुबह जब बुजुर्ग राशन के लिए आए थे, मैं वहां था। आपकी बातों ने मुझे यकीन दिला दिया कि आप ही वह शासक हैं जो वाकई देश और जनता के लिए जीते हैं। मैं मरते दम तक आपका वफादार रहूंगा। उसकी वफादारी देखकर बाकी तीनों कमांडरों ने भी एक दूसरे को देखा और घुटने टेक दिए। यहां तक कि सेना के कैप्टन और डिप्टी जनरल भी दौड़कर आए और अपनी वफादारी की शपथ ली। आरव ने उन्हें मना तो किया, लेकिन ये शहर की सेना पर उनका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका था। आरव ने तुरंत वह सारा कवच और हथियार जो डाकुओं की गुफा से मिले थे, बाकी 3 सेनाओं में बांट दिए। इससे सैनिकों में बहुत संतोष था। साथ ही शहर के प्रशासन से भ्रष्ट अधिकारियों के हटने के बाद सरकारी कामों की गति भी तेज हो गई। जूके ये सब देखकर दंग रह गया। उसे अब समझ आया कि यह राजकुमार का एक सोची समझी चाल थी। अजूर ड्रैगन कमांडर के लालच का फायदा उठाकर उन्होंने न केवल सेना और प्रशासन के कीड़ों को साफ कर दिया, बल्कि जो सैनिक और अधिकारी बचे उनमें ग्लोरी सिटी के प्रति एक नया लगाव और एकता भी पैदा हो गई। 2 शिकार, 1 तीर। जूके को अपनी वफादारी पर गर्व होने लगा। अगले कुछ दिनों तक सैनिकों ने नए हथियारों और रणनीति के साथ अभ्यास किया। लेकिन आरव शर्मा के सामने एक नई समस्या थी। बाकी बची 3 सेनाएं स्थिर तो थीं, लेकिन उनमें रणनीतिक प्रतिभा की कमी थी। उन्हें एक ऐसे मार्शल की जरूरत थी जो बड़ी तस्वीर देख सके। तीनों मौजूदा कमांडरों में से कोई भी उस पद के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए आरव ने पूरे शहर में घोषणा कर दी, ग्लोरी सिटी के मार्शल का पद खाली है। कोई भी, चाहे उम्र या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, आवेदन कर सकता है। अगर आप में क्षमता है तो आप मार्शल बन सकते हैं। ये नियुक्ति का तरीका अभूतपूर्व था। गलियों से लेकर महल के दरवाजे तक लोगों की भीड़ लग गई। 80 साल के बुजुर्गों से लेकर 8 साल के बच्चों तक सब अपनी किस्मत आजमाने आ गए। यहां तक कि जूके ने भी उत्साह के साथ टेस्ट दिया। लेकिन परिणाम, टेस्ट देने वालों में से एक भी पास नहीं हुआ। अध्याय 71 व्यापार करना। आरव शर्मा को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। क्या उनके द्वारा बनाए गए प्रश्न इतने कठिन थे? उन्होंने अपने मानकों के आधार पर प्रश्न तैयार किए थे, फिर भी कोई पास नहीं हुआ। क्या कहीं कोई गलती थी? आरव ने खुद टेस्ट दिया और 100 में से 87 अंक प्राप्त किए, एक उत्कृष्ट परिणाम, लेकिन शीर्ष नहीं। इसका मतलब था कि उनके स्तर से बेहतर कोई तो होना चाहिए था। लेकिन अगले दिन भी परिणाम निराशाजनक रहे। 70 अंक तक पहुंचना भी दुर्लभ था। चूंकि उन्हें योग्य मार्शल नहीं मिला, आरव ने इस मामले को फिलहाल के लिए टाल दिया और धन लुटाने का नया तरीका खोजने लगे। शहर में हथियारों और कवच का बहुत बड़ा भंडार जमा हो गया था, क्योंकि अजूर ड्रैगन सेना जा चुकी थी। इन्हें जंग खाने के लिए छोड़ना बर्बादी थी। आरव ने तय किया कि वे इन संसाधनों को फ्रीडम सिटी के व्यापारियों को बेच देंगे। आरव ने जूके को बुलाया और उन्हें ये योजना बताई। जूके घबरा गया, महाराज, हमने बड़ी मुश्किल से ये संसाधन बचाए हैं, आप इन्हें बेचना चाहते हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुराना नहीं जाएगा तो नया कैसे आएगा? तुम बस मेरे आदेश का पालन करो। जूके बहुत दुखी था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और आरव से अपनी चिंताएं साझा की। महाराज, ये चीजें कहना आसान है, करना नहीं। लोग खूंखार जानवरों से डरे हुए हैं। कोई भी शहर से दूर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। और अगर शिकारी सामान लेकर फ्रीडम सिटी चले गए तो क्या वे सोना लेकर वापस आएंगे? उन पर इतना भरोसा करना सही नहीं है। आरव शर्मा ने उसकी बातें शांति से सुनी, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। वे तो चाहते ही थे कि शिकारी वापस न आए या संसाधनों का आदान प्रदान हो, ताकि उनके कर्म के नियम का बफ सक्रिय हो सके। व्यापार तो सिर्फ एक माध्यम था, उनका असली लक्ष्य अपनी संपत्ति को खर्च करना था। उन्होंने जूके को शांत रहने और आदेश का पालन करने को कहा। उस दोपहर ये खबर पूरे शहर में फैल गई। चूंकि शिकारी कम थे, इसलिए शहर के लोगों को भी साथ में माल ढोने के लिए तैयार किया गया। किसी ने बहुत उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन अंततः कुछ 100 लोगों का दल तैयार हो गया। व्हाइट टाइगर सेना के कमांडर लिन चेंग ने भी सुरक्षा के लिए अपने सैनिक साथ भेजे। देर रात तक सब रवाना हो गए। लिन चेंग थक हार कर अपने घर लौटा और अपनी नेत्रहीन बहन के साथ खाना खाते हुए इस मामले पर चर्चा करने लगा। लिन चेंग ने कहा, पता नहीं सिटी लॉर्ड क्या सोच रहे हैं, उनका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसकी बहन, जो अपनी आंखों की कमी के बावजूद बहुत समझदार थी, ने कहा, भाई, बड़े लोगों के अपने तरीके होते हैं, हमें बस अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। लिन चेंग को अचानक कुछ याद आया। बहन, तुम घर पर अक्सर वे ब्रेल किताबें पढ़ती हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहन ने शांत भाव से कहा, मैं घर से बाहर नहीं निकलती, किसी को जानती नहीं, इस ज्ञान का क्या फ़ायदा? लिन चेंग ने कहा, मेरे पास सिटी लॉर्ड द्वारा बनाए गए टेस्ट के प्रश्न हैं, क्या तुम उन्हें आजमाना चाहोगी? बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई, मुझे पढ़कर सुनाओ। लिन चेंग ने उत्साह से कहा, ठीक है।
ध्यान से सुनो। पहला सवाल, यदि तुम। अध्याय 72 नेत्रहीन बहन, सैन्य सलाहकार। लिन चेंग ने अपनी बहन से आरव शर्मा के टेस्ट के प्रश्न पूछे। उसे हैरानी तब हुई जब उसकी बहन ने न केवल सभी उत्तर धारा प्रवाह दिए, बल्कि उन समस्याओं को हल करने का उसका तरीका इतना अनोखा था कि उसने हर समस्या को बड़ी तस्वीर के नज़रिए से देखा। लिन चेंग को लगा कि अगर उसके पास ये दिमाग होता तो वह कब का मार्शल बन चुका होता। उसे अपनी बहन की प्रतिभा पर गर्व हुआ, लेकिन वह उसके नेत्रहीन होने की वजह से थोड़ा दुखी भी था। फिर भी उसने अपनी बहन से पूछा कि वह नए सिटी लॉर्ड के बारे में क्या सोचती है। लिनिया ने गंभीरता से उत्तर दिया, सिटी लॉर्ड एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। व्यापारियों को जाने देना ताकि टकराव खत्म हो, राशन बांटकर लोगों का दिल जीतना, अजूर ड्रैगन मार्शल को हटाकर सेना में अनुशासन लाना, उनकी हर चाल के पीछे गहरा अर्थ है। वे ग्लोरी सिटी के लिए एक वरदान हैं। लिन चेंग दंग रह गया। उसने तो बस आरव को एक नासमझ युवक समझा था, जबकि उसकी बहन ने इन निर्णयों के पीछे की गहरी राजनीति समझ ली थी। अपनी बहन की प्रतिभा के सामने वह खुद को छोटा महसूस करने लगा। उसने तुरंत आरव शर्मा से मिलवाने का फैसला किया। अगले दिन आरव शर्मा ने लिन चेंग और उसकी बहन लिन्या का स्वागत किया। आरव ने उसके नेत्रहीन होने या महिला होने पर कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने लिन्या द्वारा लिखे गए उत्तर देखे। डिडक्शन सिस्टम के अनुसार उनका स्कोर 97 था। यह एक अद्भुत परिणाम था। आरव ने तुरंत लिन चेंग को मार्शल और लिन्या को सैन्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। दोनों बहुत खुश हुए। आरव शर्मा ने तुरंत बीस्ट टाइड की विकट समस्या पर चर्चा शुरू की। लिन्या, बीस्ट टाइड का सामना करना साधारण बात नहीं है। तुम्हारे पास क्या सुझाव हैं? लिन चेंग को डर था कि कहीं उसकी बहन जवाब न दे पाए, लेकिन लिन्या ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया। बीस्ट टाइड से निपटने के 3 चरण होने चाहिए। पहला, जागृत लोगों को हरावल दस्ते के रूप में इस्तेमाल करें ताकि जानवरों की पहली लहर को रोका जा सके। दूसरा, हैवी शील्ड सेना के पीछे जादुई तोपों को तैनात करें ताकि वे कवर फायरिंग कर सकें। तीसरा, युद्ध में प्राप्त संसाधनों का उपयोग युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए ही करें। लिन्या की आवाज में एक गजब का आत्मविश्वास और गहराई थी। उसने मात्र 3 वाक्यों में अपनी रणनीतिक प्रतिभा का ऐसा जाल बुना था कि आरव शर्मा भी प्रभावित हुए बिना न रह सके। अध्याय 73 3 महान रणनीतियां, छद्म जागृत। लिन्या के सुझावों का विश्लेषण करने के बाद आरव शर्मा ने समझा कि वे क्या थे। पहली 2 बातें स्पष्ट थीं, लेकिन तीसरी, युद्ध से प्राप्त संसाधनों का उपयोग युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए करना, थोड़ी जटिल थी। बीस्ट टाइड अचानक नहीं आती थी, बल्कि टुकड़ों में आती थी। आरव ने सोचा कि वे जानवरों का मांस फ्रीडम सिटी में बेचकर सोना कमा सकते हैं और उससे रक्षात्मक हथियार खरीद सकते हैं। इस तरह हर आने वाली लहर के साथ शहर और मजबूत होता जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि शुरुआत कैसे हो। शहर में एक भी जागृत व्यक्ति नहीं था, जबकि रक्षा के लिए उनकी बहुत ज़रूरत थी। लिन्या ने एक सुझाव दिया। ग्लोरी सिटी के पास एक संदिग्ध डोजो था, जहां हांशी पाउडर के जरिए इंसान को छद्म जागृत बनाया जाता था। इनके पास विशेष शक्तियां तो नहीं थीं, लेकिन इनका शारीरिक बल आम इंसानों से कई गुना ज़्यादा था। वे बीस्ट टाइड का सामना कर सकते थे। समस्या ये थी कि हांशी पाउडर प्रतिबंधित दवा थी और बहुत महंगी थी। शहर का खजाना इसे खरीदने में असमर्थ था। आरव शर्मा ने सोचा कि वे अभी इन रणनीतिक कठिनाइयों को सुलझाने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। उन्होंने मार्शल आर्ट्स को पूर्ण करने के बारे में लिन्या से पूछा, लेकिन उसे भी बहुत कम जानकारी थी। अंततः आरव को उम्मीद थी कि फ्रीडम सिटी गए लोग जब लौटेंगे तो शहर के खजाने में कुछ धन आएगा। 2 दिन शांति से बीते, लेकिन शहर के बाहर जानवरों की दहाड़ें बढ़ गई थीं। बीस्ट टाइड नज़दीक थी। तभी फ्रीडम सिटी गए शिकारी दल लौट आए। जूके ने आकर बताया कि फ्रीडम सिटी के व्यापारियों ने आरव के नाम पर सैन्य सामान को पड़ोसी देशों के युद्ध में ऊंचे दाम पर बेच दिया था। कुछ घाटे और कमीशन के बावजूद शहर के खाली खजाने में काफ़ी धन आ गया था। आरव ने लिन चेंग को उस डोजो को खोजने का आदेश दिया। आरव ने सोचा कि क्या उसे अपनी संपत्ति खर्च करने का प्रतिफल मिलेगा। हालांकि वे व्यापार में मुनाफा कमा रहे थे, फिर भी उन्होंने इसे निवेश माना। अब सबसे बड़ी चुनौती थी उस डोजो तक पहुंचना, क्योंकि रास्ते में जानवरों का खतरा था। लेकिन लिन चेंग के अनुसार जंगल के पार एक रेगिस्तानी इलाका था जहां जानवर नहीं जाते थे। आरव शर्मा के आदेश पर सेना को दर्जनों छोटे समूहों में बांट दिया गया ताकि वे शहर से छिपकर निकल सकें और निर्धारित स्थान पर इकट्ठा हो सकें। उनका मिशन अब शुरू होने वाला था। अध्याय 74 डोजो में एक सुखद संयोग। पहाड़ों में जंगली जानवरों की दहाड़ें गूंज रही थीं। आरव शर्मा की टीम बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ रही थी। आरव के साथ लिन चेंग, लिन्या, बाकी 2 सेनाओं के मार्शल और जूके थे। आरव के डिडक्शन सिस्टम ने उन्हें किसी भी खतरे से बचा लिया, लेकिन बाकी टीमें उतनी भाग्यशाली नहीं थीं। शहर से निकले 8000 लोगों में से केवल 6000 ही मंजिल तक पहुंच पाए। आरव ने गोबी रेगिस्तान की गहराइयों में डोजो की तलाश शुरू की।
पानी के स्रोतों के आधार पर उन्होंने उसका सटीक स्थान खोज निकाला, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वह चौंकाने वाला था। वहां अजूर ड्रैगन का पूर्व मार्शल अपनी सेना के साथ उस डोजो पर कब्जा करने के लिए उसे घेरे खड़ा था। आरव ने हंसते हुए कहा, सीधे अंदर चलो। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो शायद हमें वे गाइडेंस तकनीक आसानी से मिल जाए। अजूर ड्रैगन लीडर डोजो के दरवाजे पर चिल्ला रहा था, मैं ग्लोरी सिटी का मार्शल हूं। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो कोई नहीं बचेगा। डोजो के अंदर के लोग छद्म जागृत थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। अजूर ड्रैगन मार्शल ने सैनिकों को हमले का आदेश दे दिया, लेकिन तभी उनकी सेना के पीछे से चीखें सुनाई दीं। आरव शर्मा की सेना ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था। आरव की सेना के पास नया और चमकता हुआ कवच था, जिसे देखकर अजूर ड्रैगन मार्शल की आंखें फटी रह गईं। ये तुम कैसे हो सकते हो? उसने हैरान होकर पूछा। जूके ने तंज कसा, इतने अच्छे उपकरण देखकर जलन हो रही है। ये सब तुम्हारी ही बदौलत है। अगर तुम इस्तीफा देकर नहीं जाते तो हमें ये संसाधन इस्तेमाल करने का मौका कैसे मिलता? अजूर ड्रैगन मार्शल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लिन चेंग, तुम अपनी औकात भूल रहे हो। जब मैं युद्ध में सेना का नेतृत्व कर रहा था तब तुम मिट्टी में खेल रहे थे। आरव शर्मा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर उसे बोलने का हक नहीं है तो मुझे तो है। सच में टहलने निकला था और एक आवारा कुत्ता मिल गया। मार्शल ने दांत पीसते हुए कहा, तुम हो कौन? अभी भी खुद को राजकुमार समझते हो? ग्लोरी सिटी में रहना मतलब मौत का बुलावा है, ये सब जानते हैं। तुम बस नाम के सिटी लॉर्ड हो। आरव शर्मा की आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसे लगा था कि अजूर ड्रैगन मार्शल अभी भी अपनी पुरानी हैसियत के नशे में चूर था। वह शायद यह नहीं जानता था कि उसका इस्तीफा अब उसे भारी पड़ने वाला था। अध्याय 75 अजूर ड्रैगन मार्शल को पीछे हटने के लिए मजबूर करना। अजूर ड्रैगन मार्शल ने अपने घोड़े को मोड़ा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, समय आने पर तुम जान जाओगे, चलो। लिन चेंग गुस्से में था, क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? उसके आदेश पर हजारों सैनिकों ने तलवारें म्यान से बाहर निकाल लीं। अजूर ड्रैगन मार्शल की सेना थक चुकी थी, उनकी संख्या भी कम थी और उनके उपकरण भी खराब हो चुके थे। इसके विपरीत आरव शर्मा की सेना के पास ब्लैक स्केल्ड धातु से बने उन्नत हथियार थे, जो किसी भी जानवर की खाल को भेद सकते थे। मार्शल जानता था कि लड़ाई हुई तो वह कुचला जाएगा। उसने पीछे हटने का इरादा कर लिया, लेकिन अपनी शान बनाए रखने के लिए उसने धमकी दी, अगर तुम मुझसे लड़े तो तुम्हारी सेना बर्बाद हो जाएगी और ग्लोरी सिटी और तेजी से गिरेगी। लिन चेंग गुस्से में था, लेकिन उसने आरव की राय ली। आरव ने हाथ लहराया, उन्हें जाने दो। अजूर ड्रैगन मार्शल बिना पीछे देखे चला गया। जूके और लिन चेंग ने नाराजगी जताई, महाराज, हमने उन्हें ऐसे ही जाने क्यों दिया? आरव ने शांत भाव से कहा, डिडक्शन सिस्टम के अनुसार उन्हें यहाँ खत्म करने की सफलता दर 10% से कम है। मैं जोखिम नहीं लेना चाहता। उनका असली मकसद डोजो से गाइडेंस तकनीक हासिल करना था। डोजो के लोग आरव की मदद के लिए आभारी थे, लेकिन वे सतर्क थे क्योंकि उनके डोजो मास्टर समाधि में थे। तभी डोजो के भीतर से एक हंसी गूंजी, हा हा हा, ग्लोरी सिटी के सिटी लॉर्ड का यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य है। क्षमा करें कि मैं स्वागत के लिए बाहर नहीं आ सका। अगले ही पल एक लंबी दाढ़ी वाला वृद्ध व्यक्ति हवा में तैरते हुए साक्षात उनके सामने प्रकट हुआ। आरव शर्मा ने विनम्रतापूर्वक झुककर कहा, वरिष्ठ, हम आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आए हैं। वृद्ध ने आरव को अपने डोजो के अंदर आमंत्रित किया। लिन चेंग और जू के चिंतित थे, महाराज, ये व्यक्ति रहस्यमयी है। अगर कोई अनिष्ट हुआ तो? आरव ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, तुम बाहर इंतजार करो। अगर कुछ हुआ तो लिनिया के निर्देशों का पालन करना। जैसे ही आरव अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। बाहर खड़े जूके और लिन चेंग की घबराहट बढ़ गई, लेकिन उन्होंने आरव के आदेशानुसार पहाड़ पर मोर्चा संभाल लिया ताकि वे हर गतिविधि पर नजर रख सकें। आरव अब उस रहस्यमयी वृद्ध के साथ अकेले थे।